हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड हम आज कुछ अलग ही लेके आए आपके लिए। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता ही रहता हूँ, ठीक है ना, बट पोएम्स हम मतलब एंड में पढ़ाते हैं। देखो हम कहाँ तक जाते हैं। हम पोएम्स शुरू कर रहे हैं 1 बाय 1 इसी एक ही लेक्चर में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही लेक्चर में देखते हैं कितनी ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। डस्ट ऑफ स्नो, पता है हमें क्या अच्छा लगता है? हमें जो चीज़ पता ना चले ना वो हमें अच्छा लगता है। मतलब कभी भी कोई जैसे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, हमें हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज अच्छी लगती है। गुजराती हम बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हमें आता है हमें ये सब लैंग्वेज अच्छी लगती है। बट कोई किसी अदर स्टेट का, जैसे साउथ का कोई बंदा है, वो अपनी लैंग्वेज बोलता है तो मतलब अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड टू योर ईयर्स। ऐसे ही जब कोई पोएम हो किसी और पर्टिकुलर भाषा में, मैं नाम नहीं लूँगा, जब कुछ वर्ड्स हमें पता नहीं चलते तो वो हमें चीज़ें अच्छी लगती है, हमें कानों को अच्छा लगता है, यार मस्त बोल रहा है, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ऐसे ही वो पोएम्स हमें अच्छी लगती है जो हमें समझ में ना आए, ऐसा लगता है यार क्या जोरदार लिखा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इतना अच्छा काम करके गए हमारे लिए। आपके ओपिनियन में ये पोएम अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब ऐसे 2 लाइन इधर पे लिख दी, 2 लाइन इधर पे लिख दी, हमें पता पड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसका जो अंदर का आइडिया है शायद हल्का सा पता ना चले, वैसे पोएम तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। वो वर्ड वो क्यों डाल दिया, उन लोगों ने क्या लिखना चाहे, एक पोएट का एक अलग आइडिया होता है। उन्होंने जब ऐसे बैठे, जो कवि है होते हैं, पोएट होते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे चेयर डाल के और चिल मारते हैं, जस्ट चिल चिल, इनसे ज़्यादा चिल और कोई नहीं मारता, और मतलब लिख दिया। फिर हमको बोलते हैं इसको मतलब इंटरप्रेट करो, ये पोएट क्या। अब हमें क्या पता वो पर्टिकुलर मोमेंट पे वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने क्या सोच के मतलब वो पोएम को लिखा है। इट इज़ देयर पर्सनल ओपिनियन। और वैसे 4 लाइन आप खुद भी लिख सकते हो कोने में बैठ के, है ना, अपने बालकनी में बैठ के कुछ भी लिख दो, फिर किसी और को बोलो इंटरप्रेट करे। लेकिन वो इंटरप्रेट क्यों करेगा आपकी पोएम को? अगर किसी और को आपकी पोएम को इंटरप्रेट करना है, उसके लिए आपको भी ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा महान बनना पड़ेगा। तो इन्होंने हमारा जो लेंचो है चैप्टर नंबर 1, उनके पीछे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पोएम है। अगर 2 पोएम इतनी इज्जत मिली है तो कुछ तो होंगे ये। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, वो एक फेमस अमेरिकन पोएट थे ऑब्वियसली, जो सैन फ्रांसिस्को में जिनका जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 को, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल लागू नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो। हिज फादर न्यू इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, उसकी मम्मी थी वो स्कॉटलैंड, फ्रॉम एडिनबर्ग, है ना। और उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके काम तो मतलब महान ही महान है, जिससे अभी हाल फिलहाल आपको कुछ लेन देन नहीं है। उनका सबसे पहला पोएम, उनके 2 पोएम है आपके कोर्स में, एक आपका है डस्ट ऑफ स्नो एंड सेकेंड वाला है फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो क्या बोलना चाहता है? देखो, पहले तो साहब का मूड बड़ा ख़राब है, एक गलत जगह पे बैठे, गलत जगह पे इसलिए बैठे, सब पहले तो नेगेटिव बातें की गई है, और नेगेटिव बातें की गई है, और जो कुछ भी हो रहा है जहाँ पे भी बैठा है वो भी नेगेटिव है, जो भी जिस किसी भी एंट्री हो रही है वो भी नेगेटिव है। सब कुछ नेगेटिव 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 मिला के कुछ कैसे पॉजिटिव हो गया, मैथ्स काम कर गया है यहाँ पे। देखो, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, है ना, तो इनका लाइफ एकदम से पॉजिटिव हो गया। एक तो बड़े दुखी थे, क्यों दुखी थे उनका रीजन, साइंटिफिक रीजन हमें दिया नहीं गया है, मैथमेटिकल रीजन भी नहीं दिया गया, और इंग्लिश वाला रीजन भी नहीं दिया गया है साहब क्यों दुखी थे। अब उनका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, पापा ने उनको डांटा है, उनकी एज के बारे में उन्होंने ये जब डस्ट ऑफ स्नो लिखा तो उनकी एज के बारे में भी हमें मोटे मोटे तौर के ऊपर आइडिया नहीं है कि उनकी एज क्या रही होगी। अब बंदे का डिप्रेशन होने के देयर आर सो मेनी चांसेस कि बंदा डिप्रेशन में क्यों है, दुखी क्यों है। कुल मिला के क्या स्कूल के आए थे, रास्ते में होमवर्क नहीं किया है, टीचर ने डांटा है, समहाउ इस पोएम का मोटे मोटे तौर के ऊपर, मैंने बोला ना, जो पोएट होता है जब भी एक पोएम लिखता है उसी को पता होता है वो दुखी क्यों है। अब वो कैसे अज्यूम कर लेते हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस टू बी सैड। तो यहां पे कुल मिला के हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो तगड़े सैड है। कैसे है? तगड़े सैड है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे अगर उनका चेंज ऑफ मूड नहीं हुआ तो शाम तक शायद सुसाइड भी कर लेते, उतने सैड है, तगड़े वाले सैड है। लेकिन यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री की बात करी हुई है। हेमलॉक ट्री आपको बता दे, इसको एक बैड ओमन माना जाता है ना। क्या माना जाता है? बैड ओमन। अब व्हाट डू वी मीन बाय बैड ओमन, मतलब
अगर आप हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हो तो आपके साथ कुछ बुराई होने वाला है, ऐसा माना जाता है, मतलब खराब साइन है। फिर यहाँ पे देखो एक क्रोका आएगा, शायद वो कौवा बोलते हैं ना शायद इसको, है ना, तो ये भी एक बैड ओमेन ही है मेरे हिसाब से। वैसे यहाँ पे ऐसा लीगली नहीं लिखा गया है, क्योंकि किसी भी पक्षी के बारे में ओमेन होता है, ओमेड नहीं होता है। ऐसे किसी भी बर्ड एनिमल के बारे में हम ऐसे बातें नहीं कर सकते, ये नस्ल भेदी टिप्पणी है और मेरे ऊपर केस हो सकता है। यार ओमेन का ओ मैम कर दिया, ठीक है, अरे यार मतलब हद है, ओ मैन है वो, ओ मैन, ठीक है ना। यस, टुडे इज द 26th of January 2024. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ अस। जय हिंद, जय भारत। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तारीख सिर्फ याद करा रहा था आपको। तो ये बंदा जो बैठा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठा है, बड़ा दुखी है, और दुखी भी है और बैठा भी एकदम नेगेटिव जगह पे है, हेमलॉक ट्री। वहां से आउट ऑफ द ब्लू मून एक चिड़िया आ जाती है जिसको हम क्रो बोलते हैं। सर चिड़िया को क्रो कैसे बोलते हैं समझ लो ना, अब सिग्मा सर के साथ पढ़ रहे हो, है ना, सब कुछ चलता है। हम तो टाइगर को बता के भी बोलते हैं, देख बेटा वो बर्ड, मतलब चिड़िया उड़ रही है, टाइगर है। तो यहाँ पे सब कुछ चलता है ना, प्रैक्टिकलिटी वो बच्चे को डिसाइड कर ले तो वो क्या है। अब यहाँ पे सब कुछ गलती हो रहा है, खुद दुखी है ना, वो क्रो आया, वो खुद पनौती, हेमलॉक ट्री वो भी पनौती, लेकिन कहाँ से, कौन था वो, क्रो था, देखो बैठा है वो क्रो, है ना। क्रो कलर कौन से कलर का होता है बेटा, काला कौवा काट खाएगा, सच बोल, ठीक है, हो गया वो। अब वो आके बैठा हेमलॉक ट्री के ऊपर। हेमलॉक ट्री के ऊपर मतलब हद से ज्यादा स्नो थी, क्या थी, हद से ज्यादा स्नो थी। आप ऐसा बोल सकते हो, फ्लैक्स ऑफ स्नो, बहुत स्नो, क्योंकि बरसात विंटर का मौसम था। कहीं पे भी नहीं लिखा है विंटर का मौसम था, लेकिन वो हमें गेस करना है यार, बर्फ कब गिरता है, उसी सीजन में गिरता है, ठीक है ना। इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये विदेश में है, ठीक है ना, अमेरिका के बंदा है। अब कहाँ पे बैठा है वो भी हमें नहीं बताया गया कि कहाँ पे बैठ के ये लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे डस्ट ऑफ स्नो, मतलब ऊपर से जो कौवा है हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठा, उसने कुछ डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएट दुखी बैठा था, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, हेमलॉक ट्री भी पनौती, कौवा भी पनौती, और दुखी था। जैसे ही उस बंदे के ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, भाई का एकदम मूड चेंज हो गया, एकदम पॉजिटिव हो गया। हमने क्या बोला, एग्जाम में मत लिखना, माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे भाई साहब के साथ ऐसा हुआ, देखो वो क्रो था, है ना, वो भी माइनस नेगेटिव, उसके साथ क्या था बेटा, हेमलॉक ट्री, वो भी नेगेटिव, ट्री हेमलॉक ट्री वो भी नेगेटिव, लेकिन उसका मूड कैसा हो गया, एकदम पॉजिटिव हो गया। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरा, बंदा प्रेजेंट पॉजिटिव हो गया। सुबह में जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट निकले थे, तो रॉबर्ट, हाइपोथेटिकल कहानी है, उनकी मम्मी ने उनको बोला, है ना, कि शक्कर लेके आना। शक्कर समझते हो, शक्कर मतलब चीनी, है ना, वो लेके आना। तो बोलता है पूरे अमेरिका में चीनी नहीं है, इतना नेगेटिव था, ठीक है ना। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरा, अमेरिका में चीनी नहीं था, इतना नेगेटिव था, खुद चीनी प्रोड्यूस करके लेके आया, उसने खुद चीनी बनाई, है ना, शुगर कैन से बनती है, तो शुगर कैन लेके आया, कैसे भी करके खुद चीनी बनाई और अपनी मम्मी को 1 किलो चीनी दी। उसने वैसे ज़्यादा बनाई थी, है ना, हाइपोथेटिकल कहानी है, मैं पहले ही बोला, बट ये प्रचंड नेगेटिव से वो प्रचंड पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, प्रचंड नेगेटिव से प्रचंड पॉजिटिव बन गया। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो ये कुल मिला के डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड द मूड ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कोई डाउट है, नहीं है, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अच्छा, रूड वर्ड है, रूड मतलब सुबह से अफसोस कर रहा था, अफसोस। अभी क्यों अफसोस कर रहा था वो हमें नहीं बताया गया। अफसोस मतलब रिमोर्स करते हैं ना, रिमोर्स, रूड, यार क्या हो गया, भगवान ने मेरे को क्यों पैदा किया, यार मर ही जाता हूं, क्यों मैं ही मिलता हूं भगवान को हर बार, ऐसे अफसोस कर रहा। मैं नहीं रो रहा हूं, आई एम अ वेरी गुड एक्टर, आई टेल यू, है ना, मतलब समझो, अच्छे एक्टर। दिलीप कुमार साहब थे, मतलब बढ़िया, उनसे अच्छी एक्टिंग। भाई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है सर आपको, ठीक है, समझ रहे हो, कोई बात नहीं है। टिडिंग टिडिंग ऋतिक रोशन,
आगे बढ़ते हैं। अफसोस कर रहे थे डस्ट ऑफ स्नो, एक स्नो का हल्का सा डस्ट क्या आ गया, इनका जिंदगी बदल गया। क्या बदल गया? जिंदगी बदल गया। तो ये आपका पोएम था, बड़ा इजी था, आपको पता चल गया ना, वेरी इजी। 3 लाइन लिखी है भाई साहब ने, देखो आइडिया आपको आ गया। इनकी फॉर्मेलिटीज, द वे अ क्राउ सूप डाउन ऑन मी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी नीचे बैठे हैं, काऊ कहीं से भी आया, विंटर का मौसम था, आउट ऑफ द ब्लू मून, काऊ ऐसे ही हेमलॉक ट्री के ऊपर टपक पड़ा, आके ही ऐसे पंख फड़फड़ा रहा होगा, है ना, जैसे ही वो खुद अपने पंख फड़फड़ा रहा है, वहां पे जो भी ट्री के ऊपर स्नो था, ऐसे हमारे शहजादे सलीम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा, जो खुद दुखी आत्मा थे, है ना, उनके ऊपर गिरा। द वे अ क्राउड सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, आपको पता ही होगा डस्ट क्या है ना, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिराया, उनके ऊपर गिराया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिराया। कहां से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, है ना। अब क्या हुआ? ये डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, इसीलिए इस पूरी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया? सब कुछ नेगेटिव था, वो क्रॉ भी नेगेटिव था, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव था, और ये बंदा खुद भी नेगेटिव था। सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो गिरा और खुद प्रेजेंट पॉजिटिव हो गया, है ना। हेमलॉक ट्री से नाउ, ये तो एक्चुअली 2 लाइन है, उसको स्टैंजा नाम दिया, ये स्टैंजा 1 है और ये स्टैंजा 2 है, ठीक है ना। अच्छा, इसका राइमिंग देखो तो देखो, क्रॉस नो मी मी, ठीक है ना, हार्ट पार्ट और मोड रूड, 1 2 1 2 है। क्या है इसका राइमिंग? क्या है? 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसे वो कौवा आया, उसने हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ के जैसे ही मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया, मेरा मूड मतलब जानो चेंज ही हो गया। मैं रात को सुसाइड करने वाला था, लेकिन अभी तो मुझे जीने की आस लग गई, अभी तो मैं जीना चाहता हूं, बहुत जीना चाहता हूं, ऐसा लगता है 200 साल में जी लूं, कभी मरूं ही नहीं, है ना, इतना चेंज हो गया मैं। एंड सेव सम ऑफ पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, एक्चुअली अभी तो सुबह है, मैंने कम ही अफसोस किया है, मुझे अभी तो पूरा दिन मेरे पास बाकी है ना, मैं क्यों अफसोस करूं? ऐसे ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरा, मुझे तो अभी पता चला, अफसोस करने के लिए दिन थोड़ी ना है, अभी तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, उसको मैं अच्छे से जी सकता हूं, मैं तो प्रचंड पॉजिटिव हूं। तो कुल मिला के डस्ट ऑफ स्नो ने क्या काम किया? हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो प्रचंड नेगेटिव हो चुके थे, उनको सिर्फ और सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो सभी नेगेटिव बातों को दूर करके पॉजिटिव होने का मौका दिया, और इसी बात से वो बहुत खुश थे, और उन्होंने एक तगड़ी वाली पोएम लिख दी, डस्ट ऑफ स्नो। कोई डाउट है? नहीं है। हम नेक्स्ट पोएम पे जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे लिखा है हेमलॉक ट्री के बारे में, बड़ा पॉइजनस ट्री है ना, और नेगेटिव दिया विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। रूड का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, हमको अफसोस होता है, क्योंकि भाई साहब पूरे दिन सुबह से अफसोस कर रहे थे, अभी के मोमेंट पर जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरा, खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। हम नेक्स्ट पोएम के ऊपर मूव करते हैं। देखो, अगेन हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को हम लेके आए हैं, उसके आगे वाला फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, जैसे हमने बोला था, ये इसको मतलब आप ये 1 बोल सकते हो, ठीक है ना, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये 1 ही है, आरी आरी आरी, ठीक है। आइस यानी देखो C2 है, ये कुछ नया आ गया, इसको 3 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, कुछ नहीं, ये टीट ग्रेट हेड ग्रेट, ऐसे आइस सफाइस, अगेन 2 है, इसको अगर 1 2 1 2 जैसे इसके अगली वाली पोएम में मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना, आप इसको ए भी बोल सकते हो, ए बी राइमिंग है, ए इसको आप बी बोल सकते हो, इसको सी बोल सकते हो, इसको अगेन बी बोल सकते हो, इसको सी बोल सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ राइमिंग, ठीक है, पता है बच्चों को भी आता है। व्हाट आर द मेन थिंग्स? मेन थिंग ऐसा है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस मतलब तगड़ा वाला पोएम है। इसमें ऐसा बोलना चाहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते हैं दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है,
सम से इन आइस, वो भी ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई हैव विद दोस वो फेवर फायर, वो भी ठीक है। बट इफ इट हैड टू पास ट्वाइस, ओके, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, वेरी गुड। टू से that for distraction ice is also great, now great and would suffice, very good। क्या बोलना चाहते हैं, है ना, यहाँ पे कौन सी चीज़ को इन लोगों ने किससे मतलब कंपेयर किया है। देखो आपको पता है हमारी जो इच्छाएं हैं, पहले तो ये बता दे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब अलग से सोचते हैं। उनको पहले तो अभी ये दुनिया पसंद नहीं है, WORLD, ये चाहते हैं कि दुनिया का अंत हो जाए। क्या हो जाए, ऐसी इच्छा रखना भी गलत बात है, बट ही विश दैट द वर्ल्ड मतलब क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, वर्ल्ड विल एंड, खत्म हो जाए दुनिया। अब इसके लिए इन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए, वाओ, एक फायर एंड एक आइस, ठीक है ना। तो इन्होंने फायर को वो मैंने जो राउंड किया है ना, फायर बोला कि डिजायर को फायर बोल दिया, और आइस जो है उसको हेट से कंपेयर कर दिया, है ना। और ये सफाइस वर्ड है, उसको आप इनफ बोल सकते हो, ठीक है ना, इनफ बोलना चाहते हैं डॉक्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वैसे ये डॉक्टर नहीं है, मैंने ही लगा दिया, मुझे आदत है ऐसे आगे प्रीफिक्स इज्जत देने की। अगर वो चाहते हैं, वो नहीं, अगर इस दुनिया को एंड होना है और उनसे पूछा जाए कि दुनिया का अंत होना है, और वहां पे दो ऑप्शन है, एक फायर एंड आइस, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो बर्फ से खत्म हो तो अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं फायर से खत्म हो तो अच्छी है, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर प्रायोरिटी पूछा जाए तो वो बोलेंगे फायर अच्छा है। फायर क्यों, क्योंकि जो ह्यूमंस है उनकी अनएंडिंग डिजायर, द वे वी आर गोइंग राइट नाउ। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अभी इन्होंने जब लिखा तब ये नहीं बताया था कि हमारी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। तो हमारी इच्छा है, पहले तो गवर्नमेंट के अच्छी गवर्नमेंट के अधिकारी बोलते, खुद गवर्नमेंट बोल दिए थे, फिर जो लोग बना रहे हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उनमें से एक बंदा उस पर्टिकुलर कंपनी से रिजाइन देता है, कमेंट देता है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस। फिर ऐसा बोला जाता है दैट सिंगुलरिटी इज नॉट डिकेड्स अवे, इट इज ईयर्स अवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलरिटी? सिंगुलरिटी वर्ड आप गूगल कर सकते हो, सिंगुलरिटी मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ह्यूमंस विल बी रूल्ड बाय रॉबर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट्स वर्ड अच्छा है, तो हम लोग उनके गुलाम हो गए। एंड ये मतलब मेरा कमेंट नहीं है, एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो मैनेज करते हैं उनका कमेंट है। वाई? बिकॉज हमारी जो इच्छा है, जो कंपनी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रही है, जो बंदे उसके अंदर लगे, वो फिलहाल शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देख रहे हैं। उनको तो पैसा मिल रहा है ना शॉर्ट टर्म, अगली पीढ़ी हो गया खुद का भी नहीं सोच रहे। दे डोंट नो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो इतना स्मार्ट बना रहे, सबसे पहले वो उनकी पथारी घुमाएगा, उसके बाद में वो दूसरे के ऊपर रूल करेगा। सबसे पहले रूल करने की शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ से वो पैदा हुआ, वो उस चीज़ को जीतता है, वो जगह को जीतता है, उसके बाद में वो बाहर निकलेगा। तो जो बनाने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो मेरे आवाज़ उन तक पहुँचेगी, पहुँचाना भी नहीं चाहते, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए। और हमारी डिज़ायर्स कितनी है? तो डिज़ायर आग की तरह फैलती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे डिज़ायर को आग का नाम इसलिए दिया बिकॉज हमारी ह्यूमन डिज़ायर से आग की तरह फैलती है। और हमने वर्ल्ड वॉर्स भी देखे हुए हैं, कैसे हमारी मतलब अनहद इच्छा है हमारी ही दुश्मन बन चुकी है। अभी भी काफ़ी सारे देशों में फाइट्स चल रही है। तो डिज़ायर को उन्होंने हेट से कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। तो फायर काफ़ी है, डिज़ायर को सॉरी हाँ हेट वो वर्ड में बोल दिया, डिज़ायर को उन्होंने फायर से कंपेयर कर दिया, और आग इज इनफ, है ना। और इनको डिज़ायर का पता भी है, फ्रॉम व्हाट ही हैज़ टेस्टेड, दैट डिज़ायर दुनिया को बर्बाद करने के लिए उनको भी ऐसे एक्सपीरियंस हो गया होगा। यहाँ पे भी एंड ऑफ वर्ल्ड वेरी गुड है। अब जो मैं गलती से बोल गया ना, वो हेट मतलब हम किसी को नफरत करते हैं, तो वो नफरत जो होती है ना हमारे दिल में, दिलो दिमाग में शांति की तरह पलकती होती है, वो एकदम शांत होती है, कोल्ड आइस की तरह, बर्फ़ की तरह।
जब वो हम किसी को नफ़रत करते होते हैं ना, और हद से ज़्यादा नफ़रत करते होते हैं, और हम इतने नामर्द होते हैं कि वो हमारे सामने आ जाए ना, हम उसके लिए उसके पीछे, पीठ पीछे बैक स्टैपिंग करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। लेकिन वो जब सामने आए ना, तब तो हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो हमारे अच्छे से अच्छे फ्रेंड हो, है ना। हाय कैसी है तू, है ना, हाय ओ मेरा भाई कैसा है, ऐसे बिहेव करते हैं। एट द सेम टाइम वो इसीलिए बोला गया है, जो नफ़रत है ना वो शांत होती है, अंदर पलपती है। हमारी नफ़रत, हमारी जेलेसी, वो जेलेसी शांत होती है, पर एक दिन, क्योंकि वो ठंडी एकदम शांत होती है, एक दिन वो मतलब ब्लास्ट होती है, तो वो भी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया है ना। जो हमारी अनएंडिंग डिज़ायर है वो आग की तरह फैलती है, इसीलिए बोला गया कि वो आग है, फायर है, वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। फ्रॉम वॉट ही हैज़ टेस्टेड, एंड अगर उनको दो मौका मिले, अगर दुनिया को दो बार बर्बाद होना है, वो प्रायोरिटी तो उन्होंने डिज़ायर को दे दिया, आग को दे दिया, लेकिन अगर दुनिया दो बार बर्बाद होना चाहती है, देन ही वुड ऑल्सो गो विथ आइस, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारी नफरत, हेट देखा है ना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार बर्बाद होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, वो जानते हैं कि दुनिया में कितनी नफरत है लोगों के दिल में, है ना, कितना गुस्सा भरा होता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर दुनिया को बर्बाद होना है तो आइस, मतलब उन्होंने कुल मिला के हेट को आइस से कंपेयर किया, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मतलब इनफ, मतलब ये जो हेट है ना वो भी सबको बर्बाद करने के लिए हद से ज़्यादा काफ़ी है। यहाँ पे फायर एंड आइस मैंने ऊपर से समझाया, हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या बोलना चाहते हैं ये? इन्होंने हमारी जो अनएंडिंग डिज़ायर है, हमारी नहीं अनएंडिंग डिज़ायर होती है, पहले हम सोचते कि यार एक साइकिल मिल जाए तो अच्छा है, वो भी आ जाती है। उसके बाद में हम बोलते हैं पापा एक्टिवा लेके दो, ठीक है, पापा एक्टिवा लेके दिए। अब बोलते पापा थार आ जाए तो अच्छा है, समझ रहे हो, पापा बोलते हैं थार क्यों, एरोप्लेन ही ले लेते बेटा। तो हमारी डिज़ायर्स अनएंडिंग होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है और वो आग की तरह फैलती है। तो उसका मतलब अगर दुनिया को ख़त्म करना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, तो फायर इनफ है। और अगर उनको दूसरा मौका मिले, तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि मुझे हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है। क्या बोलना चाहते हैं? हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है, और हेट ऐसे ठंडी शांत पलपती है, मैंने एग्जाम्पल दिया इसीलिए। और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू आइस भी काफ़ी इनफ है, सफाइस मतलब इनफ। मैं आपको लाइन टू लाइन वापस समझा लेता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने जो वर्ड बोले ना उन्हीं को हम समझा लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो फायर से एंड हो जाएगी। सम से इन आइस, ठंड से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मुझे डिजायर के बारे में जितना पता है, मेरे खुद के जो एक्सपीरियंसेस है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ एग्री करूंगा जो बोलते हैं कि आग से दुनिया, फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। आई विल एग्री विद दोज। लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार बर्बाद होना है, कितनी बार? दो बार बर्बाद होना है, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे नफरत के बारे में भी बहुत कुछ पता है ना। और जो नफरत है ना वो दिलों में ठंडी ठंडी की तरह पलपती है, शांत बर्फ की तरह। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, महान है और इनफ है, आइस भी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोनों पोएम हमने निभा लिए, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर ऑफ आइस। हम नेक्स्ट पोएम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एक और पोएम, अ टाइगर इन द जू, है ना, ठीक है ना, एक सेकंड, ठीक है, यस, अ टाइगर इन द जू। थोड़ा यूनिक सा पोएम है। किन्होंने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है आपके लिए, हमारे लिए भी लिखा है क्योंकि हमें समझाना है। और इन्होंने जब लिखा तब इनको नहीं पता था कि ये NCERT की 10th स्टैंडर्ड की बुक में होगा, बट अभी है तो वी हैव टू स्टडी इट। समझ रहे हो क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक जो टाइगर है उसको बिल्कुल भी जू में नहीं होना चाहिए। लेस्ली नॉरिस को ये हर्ट कर गया,
वो कहाँ पे होना चाहिए, और इसीलिए नेगेटिव वॉइस में। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि उसको एक्चुअली अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बिहाइंड द बार्स, जैसे हम भी जेल में नहीं होने चाहिए। अगर ह्यूमंस आज़ाद है तो एनिमल्स को भी आज़ाद रहने का बिल्कुल बिल्कुल भी अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल भी अधिकार है। मेरा मुझे आखिरी लाइन याद नहीं है, वो एक डिस्टर्बेंस आ गया था। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। टाइगर को कहाँ पे होना चाहिए, अपनी नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, नॉट इन द जू एटलीस्ट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, जू से सीधा जंगल में चले जाते हैं पोएम, एंड बैक अगेन टू द जू, फिर वो वापस जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एकदम शांति से पढ़ो, एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन वंस स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। ठीक है, देखते हैं। पहले एकदम काइंड ऑफ ऊपर ऊपर मोटे तौर के ऊपर हम एक आइडिया ले लेते हैं कि वो कहाँ पे ये अभी जू में है, कहाँ पे वो वापस जाता है, और वापस वो जू में कब आ जाता है। वापस मतलब वो जंगल में चला जाता है ना टाइगर। ठीक है, हमारे पास पाँचों पाँच है, और लेस्ली नॉरिस का एक नाम भी आ गया नीचे, बढ़िया है। तो हम यहाँ पे हमारा पेन लेने के लिए रेडी है। सेकंड, ठीक है, ग्रेट। इसी के बाजू में लेस्ली नॉरिस का नाम है, वो इज द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। ठीक है ना। देखो जैसे जैसे बताऊँ ना, हम वापस भी पढ़ लेंगे इसको शांति से, टेंशन मत लो। वॉक्स मतलब वो एक, स्टॉक्स मतलब वो, मतलब ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे समझो, टू वॉक इन अ एंग्री काइंड ऑफ थिंग्स। बाकी वो वॉक्स लिखते थे, वो चल रहा है। विविड मतलब अ काइंड ऑफ एट्रैक्टिव, जैसा हद से ज़्यादा, है ना, तो वो काइंड ऑफ एट्रैक्टिव है, विविड है। उसके बाजू में स्ट्राइप्स, मतलब आपको पता है ना टाइगर के ऊपर एक पट्टे से होते हैं, तो ये स्टॉक्स मतलब ऐसे समझो वो एंग्रीली चल रहा है। क्या चल रहा है, स्टॉक्स मतलब वो गुस्से में चल रहा है, वॉकिंग एंग्रीली। ठीक है ना, वो आप लिख लेना। विविड मतलब ऐसे, मतलब चमकीले, उसके विविड स्ट्राइप्स नहीं होते, उसकी बॉडी के ऊपर, टाइगर के ऊपर ऐसे पट्टे होते हैं। ठीक है ना, तो वो हमको दिख रहे हैं चमकीले पट्टे काइंड ऑफ थिंग, विविड एट्रैक्टिव स्ट्राइप्स, पट्टे, आप समझ रहे हो ना, विविड। वो मैं वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ फिर। ठीक है ना। फिर फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, वो केज में है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल ये वाला जो स्टांजा है वो फिलहाल तो वो जू में ही है। कहाँ पे, जू में है। ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि उनकी जो हिल होती है ना, ऑन द पेड्स, वो जो हिल के ऊपर नहीं ऐसे आपको लगता है ऐसे गादी गादी जैसा होता है, तो काइंड ऑफ वेलवेट होता है। तो हिल्स के ऊपर उनकी जो ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट, वो कैसे चल रहा है, वो जब चल रहा है तो ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि नीचे उनके पैरों को आप देखना, है ना, काइंड ऑफ क्लोज, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि वेलवेट जैसी चीज़ है, काइंड ऑफ थिंग। उनके पंजे की हम बात कर रहे हैं। क्वाइट मतलब एकदम शांत है। ठीक है ना, ये यहाँ पे याद रखना, वो जो चल रहा है तो ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट। ठीक है ना। फिर इन हिज क्वाइट रेज मतलब गुस्से की बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है, एंग्री है। क्योंकि क्यों एंग्री में, बिकॉज ये जो टाइगर है उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ये जू है ना। एंड वाई शुड समवन बी, ना ह्यूमंस ना कोई एनिमल, उनको क्यों, अकॉर्डिंग टू लेस्ली नॉरिस नहीं, हमारे हिसाब से भी किसी को भी ऐसे केज में नहीं होना चाहिए। एंड देन वी द डॉट 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 ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, वहां पे जाके उनको छेड़ते हैं। भाई इतना ही औकात है तो जंगल में जाओ, जंगल में किसी शेर को छेड़ के बताओ। ठीक है ना, नॉनसेंस। नाउ यहां पे क्या बोला गया है, उसको कहां पे होना चाहिए, शुड बी, उसको कहां पे होना चाहिए, शुड बी, उसको होना चाहिए था जंगल में। जंगल का स्पेलिंग भाई ऐसे मुझे पता है, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन इट्स ओके, जंगल में होना चाहिए। उसको कहां पे होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसको वहीं पे होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग इन द शैडो मतलब पता है, एक इमेजिनेशन करो, जब टाइगर वो डियर का शिकार करने वाला होता है, उसका प्रे का शिकार करने वाला होता है, जो उसका प्रे है, तब वो पता है वो ऐसे घास में ऐसे छुप के बैठा होता है, लर्किंग इन द शैडो। तो लर्किंग इन द शैडो मतलब आप क्या बोलोगे, गुप्त रूप से इंतजार करना, शैडो में छुपा हुआ होना, लर्किंग इन द। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आप मुझे सुन रहे हो तो यू कैन नोट डाउन इन योर पर्टिकुलर बुक। ठीक है ना। लर्किंग इन द शैडो मतलब क्या,
वो छुपा हुआ है, शैडो में छुपा हुआ है, जंगल में है अभी। स्लाइडिंग टू द ग्रास, आपने देखो डिस्कवरी चैनल देखा होगा या और कोई चैनल देखा होगा, वहाँ पे आप देखो वो ग्रास के अंदर से धीरे धीरे से स्लाइड होके बाहर निकलता होता है। उसको पता है, वो हिरण को पता भी नहीं चलता है कि वो आ रहा है। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास है, इसीलिए वो डियर उसको अनएबल टू सी है। नियर द वाटर हॉल, क्योंकि वहाँ पे डियर पानी पी रहा होता है, कोई भी पानी का जो सोर्सेस होता है, तो नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प डियर मतलब मोटा मोटा डियर है, जो प्लम्पी है मतलब अंदर मांस का जत्था जत्था भरा हुआ है। ये वो जंगल में है, उसको कहाँ पे होना चाहिए था, आप समझ रहे हो? ठीक है। He should be snarling around the houses. What is the meaning of snarling? तो snarling होता है, वो पता है जब भी वो गांव में जाता है तो गांव के आजू बाजू के जो लोगों के उसको डराने के लिए वो एक बार चिल्लाता है, हा हा करके वो से, उसकी जो मेरे से नहीं निकलेगा, वो टाइगर की आवाज़ है, वो टाइगर से ही निकलेगा। स्नार्लिंग का मतलब मैंने क्या बताया, जैसे वो साउंड करता है दांत दिखाते हुए गुर्राना, ऐसे ऐसा करके दांत दिखाते, हाँ मेरा दांत अगर मैं दिखाऊंगा ना मैं यूनिक सा लगता हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। वो दांत कोई भी दिखाता है तो यूनिक सा ही लगता है ना। हाँ ठीक है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, ऐसे दांत दिखा के लोगों को डराना। यहाँ पे ये कवि ऐसा बोलना चाहता है, उसका इंटेंशन जब भी टाइगर देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टांजा में ये बोलना चाहते हैं, टाइगर जब भी शिकार करता है ना तो पेट भरने के लिए, और वो पेट भरना उसके लिए ज़रूरी है। एट द सेम टाइम वो हिरण का मरना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप इकोसिस्टम के बारे में जानते हो, एक फूड चेन के बारे में जानते हो, ठीक है ना। साइंस को नहीं घुसा रहा हूँ, जो सही है वो सही है। उसको हिरण का शिकार करना ज़रूरी है, क्योंकि हिरण फिर कुछ हद से ज़्यादा वेजिटेशन खा लेगा तो एक पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, फूड चेन बिगड़ जाएगा। तो टाइगर का जहाँ पे होना उसका नेचुरल हैबिटेट में होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और वो जब भी देखो जंगल के सट के कुछ गांव होते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, और तो वो वहाँ पे जाता है, घूमने फिरने जाता है, उसको भी मन होता है, जैसे हम जू में जाते हैं, हमें फॉरेस्ट में जाने की इच्छा होती है, तो उसको भी हमारी सोसाइटीज़ में आने की इच्छा होती है, चलो घूमने जाते हैं। वो भी अपनी वाइफ को लेके घूमने निकलता है, ठीक है ना, अपने बच्चों को लेके, चलो कि हम आज को आपको ह्यूमंस दिखाते हैं। जैसे हम हमारे बच्चों को लेके जाते हैं ना कि चलो आपको बंदर दिखाते हैं, वो भी बोलते हैं चलो आपको ह्यूमंस दिखाते हैं, देखो डराते हैं उनको, तो वहाँ पे आके उनको डराते हैं, हम ह्यूमंस को वो डराते हैं, ऐसे कर चल निकल, ऐसे करे डराते हैं। तो टाइगर्स क्या करते हैं, हमें डराते हैं। सिर्फ जो एट द जंगल से जो गांव है ना, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, वो अपने वाइट फैंग्स दिखाता है, ठीक है ना, लोगों को डराने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जो वाइट फैंग्स मतलब जो सफ़ेद दांत सफ़ेद होते हैं, ऐसा ऐसे करके दिखाने की कोशिश कर, चल निकल। हिज क्लॉस, उसके पंजे से भी ऐसे चल निकाल, नहीं तो खा जाऊंगा, ऐसे करके। और उसके बाद में उसका जो हेतु होता है वो विलेजर्स को खाना नहीं होता है, उस डरा रहा है, चलो निकलो तुम्हारा बाप आया है, ऐसे बोलना चाहता है। आप समझ रहे हो, मोटे मोटे तौर के ऊपर हम पढ़ रहे हैं अभी दैट ही जो टाइगर आया वो विलेजर्स को खाना नहीं चाहता है, ये मेन पॉइंट है। उसका काम है सिर्फ उसको डराना, है ना, उसका माल इंटेंशन नहीं है, वो अपनी अथॉरिटी प्रूव करना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जंगल में, वो ऐसे जंगल में होना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहता है लेस्ली नॉरिस। ही शुड नॉट बी इन द, लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाहता है एलास, है ना। एलास जब हम वो दुखी होते हैं ना, तो यहाँ पे लेस्ली नॉरिस दुखी है, वो बोलना क्या चाहते हैं, देखो वो भाई साहब को, टाइगर को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसको कहाँ पे डाल दिया। बट ही इज लॉक्ड, ही वॉज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, जेल में पूर दिया गया है जो कंक्रीट से बनी हुई है। ही स्ट्रेंथ बियॉन्ड द बार्स, कुछ नहीं कर सकता। अभी तो टुच्चे टुच्चे लोग, है ना, जो मतलब एक वो कीड़ी को नहीं मार सकता, मच्छर को नहीं मार सकता, वो टाइगर के सामने पत्थर फेंक रहा है। तो अभी खुला थोड़ा जारी खोल दिया जाए, उसके बाद में पता चलेगा कौन किसको मारेगा और कौन हंसेगा, ठीक है ना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब कि कुल मिला के वो बेचारा कहाँ पे घूम रहा है, बेचारा लेफ्ट टू राइट करेगा, ऐसे जाएगा। आप भी जू में गए हो, आपको पता है टाइगर कैसा करता है, इधर से उधर, उधर से इधर बेचारा चल सकता है, नॉट मोर देन दैट। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और हम जब वी द ह्यूमंस, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं जू में और उसके सामने देखते हैं, ऐसे फोटो पाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपका इंटेंशन शायद ऐसा होता है कि वो आपकी तरफ एक बार देख ले, क्यों देखे भाई, है ना, वो उसका कॉल है, उसको देखना नहीं देखना, वो टाइगर है, तो आपको वो इग्नोर कर रहा है और वो आपकी जली। एक्चुअली जैसे महान लोग बोलते हैं, और मेरा खुद का भी लाइन है, ह्यूमंस एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना तो उनको लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। ह्यूमंस हैव टू एक्सेप्ट दैट दे कैन बी इग्नोर्ड,
अगर आपको ये पता चल जाए ना, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आपको भी इग्नोर किया जा सकता है एंड इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। अभी हर एक व्यक्ति का एक पहलू होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है। ये लाइन में बहुत कुछ आ गया मैं जो बोल रहा हूँ ना। अब किसी को भी पास एक फंडामेंटल राइट है, उसको जो चीज़ अच्छी लगे वही करे, वो किसी को भी इग्नोर कर सकता है। और हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हम भी इग्नोर किए जा सकते हैं। हमारी पूरी लाइफ इसी वर्ड के ऊपर मतलब ऐसे निर्भर हो जाती है, यार उसने मुझे इग्नोर किया, हाउ कैन सी। आप इग्नोर किए जा सकते हो। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, योर लाइफ विल चेंज। पहले तो ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप इग्नोर किए जा सकते हो। टाइगर आपको इग्नोर कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब इट। ये बहुत बड़े तौर के ऊपर मैंने बात की थी, सिर्फ टाइगर इन द जू के ऊपर बात नहीं की थी। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी वाले स्टांजा में, यहाँ पे भी दोनों में वो जू में अंदर है। जो हमारा पहले वाला लाइन था उसका मैंने आंसर दिया। वो उसने क्या किया, एकदम आखिरी आवाज़ सुनी रात की, तो जो वो आखिरी आवाज़ थी कौन थी, वो पेट्रोलिंग कार थी, है ना। मतलब जो जू के जो अधिकारी होती है आखिरी में देखने आते कि ये जो सब कुछ है सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो पेट्रोलिंग कार की थी, ठीक है ना। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, क्या देख रहे हैं, वो जो स्टार्स थे, अगर वो जंगल में होते टाइगर साहब तो वो खुले आसमान को देखते, लेकिन यहाँ पे बार्स के पीछे बैठे बैठे स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहे। थोड़े दुखी थे, इसीलिए हम दुखी भाषा में बात कर रहे हैं। ये हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ाया। हम इसको वापस पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ ज़्यादा आइडिया आ जाए। कुल मिला के बोलना चाहते हैं लेस्ली नॉरिस कि आपका जो टाइगर है, ये जो हमारा टाइगर है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी बार्स के पीछे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। बार्स के पीछे डाला, हमारी गलती है ना। एक बार खोल के देखो कौन मर्द है, पता चल जाएगा। लेस्ली नॉरिस ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे भी पेंस के निशान है मैं उसको ऐसे ही रखना पसंद करूँगा, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। अब वो जो बोलना चाहते हैं उसको हम फिर से समझते हैं, ठीक है ना। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage। मतलब के कुल मिला के ये क्या बोलना चाहते हैं, that the tiger is bound in his cage। उनको, टाइगर को इन लोगों ने केज में पूर दिया है, एकदम गलत किया, ठीक है ना। स्ट्राइप्स ऑन स्किन आर क्लियरली विजिबल, उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर ये पट्टे एकदम क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। हिज हिल्स लुक्स लाइक पेड्स ऑफ वेलवेट, उनकी जो हिल्स है वो वेलवेट की तरह दिख रही है, ठीक है ना। ऑन हिज पेड्स ऑफ वेलवेट ही वॉक्स क्वाइटली विथ इन हिज केज, अपने केज के ऊपर वो अंदर वो क्वाइटली एकदम शांति से चल रहा है। ही डजंट सीम टू बी हैप्पी, अभी कोई ऐसे बार के पीछे जेल के अंदर खुश थोड़ी ना होगा, वो हद से ज्यादा दुखी है। टू बी हिज अननेचुरल अबॉर्ड, मतलब कि वो उसका नेचुरल हैबिटेट थोड़ी ना है, अननेचुरल हैबिटेट है, उसके अंदर वो हद से ज्यादा दुखी है, गुस्से में है। सो विदाउट शोइंग हिज एंगर ही वॉक्स अराउंड क्वाइटली इन हिज केज, मतलब कि गुस्सा दिखाए बिना वो अपने केज के अंदर शांति से चल रहा है। इसको मैंने मेरी भाषा में भी समझाया और हमने जो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में अलग तरीके से करके रखा है उसमें भी मैंने आपको एक बार रीड आउट करके बताया। यहाँ पे अगर कोई वर्ड में आपको पता नहीं चला है, कोई स्टैंजा में कोई पर्टिकुलर वर्ड में, कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको उसका मीनिंग अलग से वहाँ पे डाल देंगे, इंग्लिश मीनिंग, है ना। वैसे मैंने कुछ चीज़ें अच्छे से समझाई बट उसका मीनिंग वहाँ पे आपको चालू रखना है। नहीं इट्स ओके, मैं बोलूँगा, ठीक है ना। अभी तो 4 पैराग्राफ बाकी है। नाउ टाइगर ही शुड बी लर्गिंग इन अ शैडो, सेकेंड स्टैंजा के ऊपर है, मैंने समझाया, जस्ट हम अभी ट्रांसलेशन रीड करेंगे इसका। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। उसको कहां पे होना चाहिए था, उसको तो जंगल में होना चाहिए था, है ना, जंगल में होना चाहिए था। द टाइगर नोज हाउ टू एम्बुश हिज हंट, उसको कैसे अपना शिकार करना है। ही डजंट अटैक चैलेंजिंग हिज प्रे डायरेक्टली, ही लाइज इन द शैडो ऑफ द ट्रीज, वो ट्रीज के शैडो में रहता है। अनसीन टू द विक्टिम्स, वो डियर को दिखता नहीं है, शांति से, कहां पे होना चाहिए था, वैसे मैंने इसको एक बार समझाया। ही स्लाइड साइलेंटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास
बिफोर चार्जिंग अपॉन हिज हंट, अपने शिकार के ऊपर जाने से पहले, अटैक करने से पहले वो घास में से शांति से पसार होगा. ही रीचेस साइलेंटली टू द वाटर हॉल वेयर प्लम्प एंड वेल ग्रोन अप डियर कम्स टू ड्रिंक वाटर. वो वहां पे वो प्लम्प मतलब अच्छा हुआ, मतलब खाया पिया, जिसके पेट में मसाला माल मसाला है, पतला डियर नहीं, अच्छा डियर, जब वो वहां पे पानी पीने आएगा वहां पे वो अच्छे से अटैक कर सकता है. नाउ तीसरा स्टांजा, उसको और कहां पे होना चाहिए था? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, उसको ऐसे घरों के आगे गर्जना करना चाहिए था. क्या करना चाहिए था? गर्जना करना चाहिए था वहां पे उसको. कोई डाउट है? नहीं है. स्नार्लिंग गर्जना करना चाहिए था. एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, दांत, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेजर्स. उसका इंटेंशन किसी को मारना नहीं था, उसका इंटेंशन गांव वालों को डराना था. तो हमने जो ट्रांसलेट करके रखा है, हैड ही नॉट बीन बाउंड इन द केज, अगर केज में नहीं होता, द टाइगर वुड हैव बीन रोमिंग अराउंड फ्रीली. क्या करता वो? ही शुड हैव बीन ग्राउलिंग अराउंड द हाउसेज ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल, जंगल के कॉर्नर पे जो होता है ना, देयर ही वुड ओपन आउट हिज शार्प लॉन्ग व्हाइट टीथ एंड पाउस जस्ट टू टेरराइज द विलेजर्स, नॉट टू अटैक देम. ठीक है ना. हमारा चौथा वाला स्टांजा, बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट वॉल, ही स्टैंड बिहाइंड द बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स. क्या बोलना चाहते हैं यहां पे? अनफॉर्चुनेटली, alas, the tiger is not left free in the jungle but is locked in a cage made of cement and concrete in a zoo. His unbound strength is caged in behind the bars. There locked in the cage, he walks around arrogantly, ignoring the visitors. अभिमान में चल रहा है. उसको क्या? विजिटर्स को क्या कर रहा है? वो इग्नोर कर रहा है. Now he hears the last voice at night, the battling cars, and stares मतलब देख रहा है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अपनी खूबसूरत आंखों से खूबसूरत स्टार्स को देख रहा है. ठीक है ना. इसका ट्रांसलेशन जो हमने करके रखा है, एट नाइट द केज टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइसेस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स बीइंग लॉन्ग इन द केज, he looks towards the sky, he goes on staring the brilliant stars with the brilliant of his eyes. हमारा लेस्ली नॉरिस का ये पोएम खत्म हुआ. हम नेक्स्ट पोएम पे आगे बढ़ते हैं. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये लिखा है कैरोलिन वेल्स ने लिखा है. कैरोलाइन वेल्स बोलना है तो भी बोल सकते हो. ठीक है ना. CAROLYNWALLS, मतलब एक का काइंड ऑफ ह्यूमरस तरीका है. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, गजब लिखा है दीदी ने. ठीक है ना. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई. डेंजरस वेज, दीदी बोल रही है ना, सभी डेंजरस तरीका है कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको, वाइल्ड एनिमल्स को. रीड इट अलाउड, कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर. अरे कोई याद कर रहा है, चलेगा, करने दो. सबसे पहले ये भाई साहब को आइडेंटिफाई करने के लिए दीदी हमें क्या बताती है, फिर ये भाई साहब को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए दीदी आइडेंटिफाई कर. चलेगा. नाउ क्या बोलना चाहते हैं देखो, हर एक वर्ड बताऊंगा. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, इफ एवर मतलब कभी भी अगर आप चले गए बाय चांस मतलब गलती से, टू जंगल्स इन द ईस्ट मतलब ये इंडिया की बात कर रहे हैं. ये भाई साहब विदेशी है और ये लोग अगर ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं. टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप गलती से ईस्ट में चले गए. एंड इफ देयर शुड यू एडवांस मतलब गलती से जाते जाते अंदर आगे गए जंगल में और आपके सामने, इफ देयर शुड टू यू एडवांस मतलब आपके सामने गलती से कोई आ गया. कौन है वो? अ लार्ज, एक तो सबसे पहले बहुत बड़ा है ना, और उसके साथ टाउनी बीस्ट मतलब एक ब्राउन कलर का जंगली प्राणी. बीस्ट मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना वाइल्ड एनिमल. बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल. टाउनी मतलब ब्राउनिश, टाउनी मतलब क्या?
ब्राउनिश, इफ एट ऑल, इफ यू राइट डाउन, इधर पे लिख सकते हो आप ब्राउनिश, ब्राउनिश। एट द सेम टाइम बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल, काइंड ऑफ बीस्ट, वाइल्ड एनिमल। और इफ ही रोर्स एट यू, अगर ये जो ब्राउनिश एनिमल है आपके ऊपर चिल्ला रहा है, ऐसे दहाड़ रहा है, यू एज यू आर डाइंग, देखो इन्होंने क्या बोला, डेंजरस वे में आपको बताया गया है आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो डेंजरस वे में कैसे, क्योंकि आप मर रहे हो। एक तो आपको सामने कौन मिल गया, ये बंदा मिल गया, अभी ये बंदा कौन है अभी तक हमें नहीं पता है, और इसने आपको एक तो सामने से मिल गया, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है ना, एडवांसमेंट कर रहा है, आपके ऊपर चढ़ ही गया है ऑलमोस्ट, और वो रोर भी कर रहा है और आप मर रहे हो, एज यू आर डाइंग, आप मर रहे हो और वो चिल्ला रहा है और आप ईस्ट के जंगलों में हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल नो, आपको पता पड़ेगा, इट इज द एशियन लायन। इस बंदे को जो आप मिले वो है आपका एशियन लायन। क्या खतरनाक तरीका बताया दीदी ने, क्या खतरनाक तरीका बताया आपको एशियन लायन को पहचानने का, है ना। एशियन लायन को पहचानने के लिए उन्होंने क्या बोला, इफ यू शुड गो बाय चांस, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, मतलब गलती से भी आप कहां पे चले गए, तो द जंगल्स इन द ईस्ट, है ना। ईस्ट मतलब ये दीदी जो है उनका नाम क्या था, हमने क्या बताया, CAROLYN, वेल्स। दीदी क्या बोलना चाहती है कि आपको अगर एनिमल्स को पहचानना नहीं आता है और अगर उनको पहचानना है तो वो पहचानने के भी खतरनाक तरीके बताए। कैसे तरीके बताए, खतरनाक तरीके। तो वो पहले तो आप जंगल में चले जाओ, ईस्ट के जंगल में चले जाओ, वो भी बाय चांस मतलब गलती से चले जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड इफ देयर, और अगर वहां पे शुड टू यू एडवांस, आपके तरफ कोई आ रहा है और वो है बहुत बड़ा है, लार्ज है, टाउनी बीस्ट मतलब क्या, ब्राउनिश बीस्ट, एक जंगली प्राणी जो ब्राउन कलर का है, और अगर आप मर रहे हो और वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, ऐसे दहाड़ रहा है, आपको तब जाके पता चलेगा आप कहां पे आए हो। यू विल गेट टू नो दैट इट इज एन एशियन लायन। आपको क्या पता चलेगा, वो बंदा कौन था, वो एशियन लायन था। आपको क्या पता पड़ा कि वो एशियन लायन था, ठीक है ना। आपको एशियन लायन को पहचानने का कैरोलाइन वेल्स दीदी ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। कोई डाउट है आपको, आप एशियन लायन को कैसे पहचानोगे, बेटा चले जाओ बाय चांस, ठीक है ना। क्या हम नेक्स्ट स्टैंजा पे गिरे जाए, यहां पे हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर ना कैरोलाइन वेल्स के बारे में चर्चा करा कि वो कौन था, ठीक है ना। पोएम थोड़ा बड़ा है और हमें काफ़ी सारे पोएम्स पढ़ने हैं, तो हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते। कैरोलाइन वेल्स क्या थी वो नहीं है, मुझे आपको ये स्टांजा अच्छे से पढ़ाना था, वो मैंने आपको पढ़ा लिया। अगर कोई वर्ड्स नोट डाउन करना बाकी है तो आप कर सकते हो, कोई डाउट है नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, है ना। बीस्ट हो गया, एडवांस, डाइंग मतलब मर रहे हैं ना, ये अलग तरीके से लिखा है, किधर गया, यू आर डाइंग मतलब क्या, वो पूरा स्पेलिंग है ना, मर रहे हो, क्या कर रहे हो, मर रहे हो, मर रहे, हिंदी नहीं आता है हमें, ठीक है ना, हो ऐसे सब कुछ होता है। डाइंग मतलब मर रहे हो, मुझे और नहीं लिखता है। बीस्ट मतलब जंगली प्राणी, ठीक है ना। कोई डाउट है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नाउ अब क्या हो गया, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, या तो फिर कुछ वक्त जब आप रोमिंग कर रहे हो, मतलब इधर उधर घूम रहे हो, वेंडर कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, इधर उधर घूमना, वेंडरिंग करना, वेंडरिंग कर रहे हो। और नोबल मतलब क्या होता है, एकदम जो खतरनाक सा होता है, ठीक है ना, इंप्रेसिव होता है, भव्य होता है, शानदार होता है। नोबल मतलब एकदम भव्य, मतलब भव्याति भव, मतलब बड़ा वाला आ रहा है। कौन आ रहा है, और नोबल मतलब यहां पे ऐसा बोल दो, आपको वो बड़ा होता है ना, उसकी जो ऐसे साइज होती है, बड़ी होती है, तो ऐसे समझो, मतलब बिग इन साइज, ऐसा समझ लो। अब बिग इन साइज हमारे लिए वैसे भव्यता, नोबल का मतलब होता है भव्य। वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली प्राणी, ग्रीट्स यू मतलब आपका वहां पे स्वागत कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका वहां पे स्वागत कर रहा है, अच्छे से स्वागत कर रहा है, ठीक है ना। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, देखो ग्राउंड मतलब वो येलो स्किन है उसका, कैसा है, येलो ग्राउंड मतलब
ही इज हैविंग येलो स्किन, येलो कलर की स्किन होती है, ठीक है। अरे यार इधर से लिखने में ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसकी स्किन के ग्राउंड, इट इज नॉट अ ग्राउंड, वो उसकी येलो स्किन है। हम यहाँ पे करेक्शन नहीं करवाए, वो पोएट अपने हिसाब से वर्ड्स लिखता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, आपको पता है ना, ये देखो येलो के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है ना, पट्टियां है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, आपको जब वो आपको खा रहा है तब आपने क्या नोटिस किया। अगेन बोला गया ना ऊपर वाले जो पैराग्राफ में क्या लिखा था कि ये आपको खतरनाक खतरनाक तरीके बता रहा है वो एनिमल्स को पहचानने का। वो अभी आपको खा रहा है तब जाके आप नोटिस कर रहे हो कि उसका येलो स्किन है और ब्लैक कलर के उसके ऊपर पट्टे हैं, तब जाके आप नोटिस कर रहे हो। कब? जब वो आपको खा रहा है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। आप क्या डिसाइड कर सकते हो आपका किससे पाला पड़ा है, आपका किससे पाला पड़ा है। डिसन मतलब पहचानना, डिसन मतलब क्या, पहचानना। आपका किससे का पाला पड़ा है, बंगाल टाइगर से आपका पाला पड़ा है। हमने इस पैराग्राफ में वापस यहां पे आया, और इफ सम टाइम, या तो फिर कभी, व्हेन रोमिंग ग्राउंड मतलब आप घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट मतलब के भव्य खतरनाक प्राणी अगर आपका स्वागत करता है वहां पे, क्या करता है, स्वागत करता है वहां पे, और उसका स्किन कैसा है, आपको जब वो आपको खा रहा है, जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, क्या नोटिस किया कि उसकी एक येलो स्किन है, येलो ग्राउंड मतलब येलो स्किन, और उसके ऊपर ब्लैक पट्टे हैं। दिस सिंपल रूल, जब वो आपको खा रहा है तब ये सिंपल रूल है, वो आपको ये जानने में मदद करेगा, टू लर्न दैट द बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन मतलब पहचानना, आपको पहचानने में मदद करेगा कि ये बंगाल टाइगर था, ठीक है ना। हमारे दो स्टैंजा हो गए, ठीक है ना। पहले तो आपको इसको पहचानना था, एशियन लायन को, तो आपने कैसे पहचाना, जब वो आप मर रहे थे तब आपके ऊपर वो रॉर कर रहा था, है ना, और वो लार्ज और ब्राउनिश बीस्ट था, टॉनी वर्ड है, TAWNY, वो ब्राउनिश बीस्ट था, तब जाके उसको आपने पहचाना। और यहाँ पे क्या था, बंगाल टाइगर था, तो बंगाल टाइगर को आपने कब पहचाना, जब वो आपको खा रहा था, तब जाके आपको पता चला कि उसकी येलो स्क्रीन थी और उसके ऊपर काले काले पट्टे थे, तब आपने जाके डिसन किया, डिसाइड किया, पहचाना दैट, और बाप रे ये तो बंगाल टाइगर मेरे को खा रहा है, और बाप रे क्या कर रहा है, ये हमारा धृत बोलता है, मेरे भाई का लड़का है ना, बोलता अरे बाप रे, समझ रहे हो, किसने खा लिया आपको, बाप रे, अरे बाप रे, ठीक है। कौन दिख रहा है, भाई साहब, है ना, बिल्ली है, बिल्ली। साला फोटो भी थोड़ा ढंग से पाड़ दे, लेकिन ऐसे काइंड ऑफ मजाकिया स्वभाव में बताया गया है ना, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। नाउ व्हाट ही सेज, स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब टहलते हुए, क्या हुआ, पेन को आ गई, अरे भाई साहब, वो उसको ऐसा कैट बोला ना तो पेन को बुरा लग गया। आर यू गेटिंग? स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब टहलते हुए, जैसे आप टहलते टहलते आगे बढ़ रहे हो। अब बीस्ट यू व्यू, अगर आपको एक एनिमल, जंगली प्राणी दिख रहा है, वाइल्ड ने लिखा है, प्राणी दिख रहा है, वुस हाइड मतलब चमड़ी, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, स्पॉट्स इज पेपर्ड मतलब देखो कैसे छूटे छवाए, ये एक इधर है, एक इधर है, पेपर्ड, पेपर्ड मतलब इधर उधर, देखो एक यहां पे थोड़ा दूर दूर है ना, जो स्पॉट्स है वो पेपर्ड है। स्पॉट्स कैसे है, पेपर्ड है। पेपर्ड मतलब क्या होना, इधर उधर होना, मतलब बिखरे पड़े हैं। पेपर्ड मतलब क्या, हाँ वैसे मेरे को हिंदी नहीं आता है, नहीं आता है भाई, आप लिख लेना, बिखरे पड़े हैं ना, बिखरे पड़े हैं, इसका मतलब क्या होता है, पेपर्ड का मतलब क्या होगा, बिखरे पड़े। स्पॉट्स मतलब इसके ऊपर धब्बे है ना, उसकी बात है। नाउ as soon as he has leapt on you, जैसे ही उसने आपके ऊपर कुदका मारा है, leapt on you, you will know, जब वो आपके ऊपर कुदका मारेगा, वैसे ही आपको, डेंजरस तरीका है ना पहचानने का, you will know it is the leopard, आपको तब जाके पता चलेगा ये और कोई नहीं, ये लेपर्ड था। और याद रखो, है ना, twill do no good, यहां पे ये पूरा वर्ड आपको एक साथ पढ़ना है। ट्विल डू नो गुड, उसका मतलब होता है कोई भी फायदा नहीं होगा,
ट्विल डू नो गुड उसका मतलब क्या होता है, आप लिख दो, मेरे को हिंदी इतना लिखना नहीं आता है, फिर भी लिखने का ट्राई करता हूं। कोई भी फायदा कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे मैं फायदा गुजराती का लिखता हूं फायदा नहीं होगा, लिटी कर दिया, ऐसे मतलब होगा, चलेगा ना, कोई भी फायदा नहीं होगा। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली, वो क्या करेगा, अगर आप चिल्ला रहे हो, कष्ट में हो, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा दो, ऐसे। ट्विल डू नो गुड, अगर आप दर्द में बिलक रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको कोई दूर दूर तक कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है, ऑफ नो यूज। वो क्या करेगा पता है, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर कूद के मारने वाला है। क्या करने वाला है, विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। समझ रहे हो इन्होंने आपको क्या बोला, देखो हर एक वर्ड मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ चीजें मैं वो हिंदी मुझे इतना नहीं आता है, दैट इज वाई आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट इट डाउन, ठीक है ना। वैसे क्या जानना था आपको, पेपर्ड, पेपर्ड मतलब स्कैटर्ड बोल सकते हो आप, इंग्लिश लिख सकते हैं हम, SCATTERED, स्कैटर्ड, छूटे छवाए इधर उधर। टहलते हुए, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर आपको कोई बीस्ट मिल जाए देखने को, whose hide मतलब चमड़ा, which spots is peppered, उनके स्पॉट्स कैसे, पेपर्ड, इधर उधर है। as soon as he has leapt on you, उसने जब आपके ऊपर कूदी मारी, you will know it is the leopard, जैसे ही वो कूदी मारता है आपको क्या पता पड़ेगा, वो लेपर्ड है। एंड twill do no good, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, टू रोर विथ पेन, दर्द में अगर आप चिल्ला भी रहे हो ना, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ट्विल डू नो गुड। कोई डाउट है, नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो क्या करने वाला है, कूदी के ऊपर कूदी मारने वाला है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने किसको देखा, लेपार्ड को देखा। थोड़ा बड़ा है, अब ये भी तगड़ा है, कैसा है, ये भी तगड़ा है, देखो। इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आपके घर के यार्ड के बाहर आप अगर ऐसे टहल रहे हो, चल रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, आप कोई प्राणी से मिल गए, वहां पे एनिमल से मिल गए, क्रीचर मतलब एनिमल, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको तगड़ा हग देता है, ऐसे हग मतलब हग। बी श्योर इट इज अ बियर, पहले से बोलती हूं, कैरोलाइन वेल्स है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम मेल, मेरा जेंडर मुझे पता है। कैरोलिन वेल्स आपको क्या बोलना चाहती है, वो बोलना चाहती है श्योर हो जाओ बियर है, थोड़ी लेट हो गई ना तो पछताओगे। अगर आपको देखा, अगर आपको कोई और डाउट है ना, अगर आपको गलती से भी कोई डाउट है ना, आई गेस अगर है तो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, मतलब आप खत्म। दूसरा हग आपको करेगा ये बंदा, और दूसरा हग मतलब जानलेवा हो सकता है। कैसा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। कोई डाउट है तो भी मत रखो, कोई डाउट है। वन मोर कैरेस का मतलब होता है एक और आलिंगन। वन मोर कैरेस का, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मोर है और CARESS है, इसका मतलब होता है एक और आलिंगन। वन मोर कैरेस का मतलब क्या होगा, वन मोर हग। कैसा, और वो हग कैसी होगी, वो हग कैसी होगी, जानलेवा। कोई डाउट है आपको, देखो दीदी क्या बोलना चाहती है आपको, यहां पे लिखा है वन मोर कैरेस। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आपके यार्ड में आप ऐसे चल रहे हो, टहल रहे हो, और वहां पे आपको एक क्रीचर दिख जाए जो आपको तगड़ा हग दे रहा है, आप श्योर हो जाओ वो बियर है। क्या है, बियर है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, एक और आलिंगन देगा, एक और हग देगा। हग देगा, वो मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना तो दूसरा उसको दूसरी हग समझ लेता है, हग देगा। कैरोलिन वेल्स, कौन है ये, मिस कैरोलिन वेल्स। नाउ कभी कभी क्या होता है, हमें हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है,
हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। दो टू डिस्टिंग्विश, दो आपको पता है डिस्टिंग्विश मतलब पहचाना, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब ये प्लूरालिटी की बात कर रही है, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस मतलब क्या, कोई नौसिखिया, नोवाइस वर्ड यूज होता है नौसिखिए के लिए जो नया नया है ना। माइट नॉन प्लस मतलब वो विचलित हो जाएगा, उसको पता नहीं पड़ेगा। जो भी नया आदमी होगा वो विचलित हो जाएगा, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मतलब ये ऐसे मतलब सीधे दिख रहे हैं, मतलब देखो वो धोखा दे रहे हैं पर है साले जानवर खतरनाक है। इसीलिए ये लाइन लिखा है नोवाइस माइट नॉन प्लस, धोखा खा सकता है। जो नौसिखिया आदमी है जिसको पता नहीं है वाइल्ड एनिमल कैसे होते हैं, वो धोखा खा सकता है। और वो धोखा देने के लिए ये लोग कैसा कैसा कर सकते हैं, देखो जो क्रोकोडाइल होता है ना, जिनका फोटो यहां पे दिया गया है, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हायना, दस आपको पता चल सकता है क्या क्या धोखा दे सकता है आपको। हायना पता है आपको, एक वो कुत्ते जैसा एक एनिमल है जिसको हाँ लकड़बग्गा बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। और आपको हमेशा कंफ्यूज कर सकता है दैट इन लोगों का कैसा नेचर होता है ना। और अगर आपको देखना है, अगर लुक की बात करें तो आप इसको बता सकते हो कि ये क्रोकोडाइल है, यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नोवाइस के लिए ये जानना आसान होता है ना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हायना थस, यहां पे ये लाइन इसने लिखी है, जितना भी नोवाइस आदमी है आपको ये पता चल जाएगा ये क्रोकोडाइल है और ये है हमारा हायना, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन वो कितने खूंखार है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्यों, बिकॉज हायनास केम विथ मैरी स्माइल्स, एकदम पहले हंस के आते हैं, है ना, स्माइल देते हैं। बट इफ दे आर क्रोकोडाइल, मतलब ये जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, वो पहले रोते हैं अपना शिकार करने से पहले, वीप करते हैं, रोते हैं। यहाँ पे वीप लिखा है WEEP और ये क्रोकोडाइल्स लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा स्टैंजा जाता है, 5th नंबर का स्टैंजा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब मैंने क्या बोला, एक जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, ठीक है ना, बीस्ट ऑफ प्रे। दो टू और वो बड़ा मुश्किल है। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस मतलब कोई नौसिखिया आदमी होगा, नोवाइस होगा, उसको क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। हालांकि क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हायना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्रोकोडाइल है और ये हैना, लेकिन वो कितने खूंखार है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हैनास जो होते हैं वो एक मैरी स्माइल के साथ आते हैं, लेकिन वो खूंखार होते हैं। और क्रोकोडाइल क्या करते हैं, पहले रोते हैं, आपको दया आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी, लेकिन वो क्या करेंगे, वेप्ट करेंगे, रोएंगे। कोई डाउट है नहीं है। अब देखो आखिरी वाला स्टैंजा है वो हमारे कैमलियन के ऊपर है ना। कुछ लोग इसको चैमलियन भी बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, प्रोनाउंसिएशन से फर्क नहीं पड़ता है। द ट्रू कैमलियन जो बोलना है बोलो, एक छोटा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, मतलब ऐसा लगता है जैसे लिजार्ड है। क्या है, लिजार्ड है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इनको कान नहीं होता है, बढ़िया है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, इनको विंग भी नहीं है, बढ़िया है। देयर इज नथिंग, और वहां पे इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस इज कैमलियन फॉर यू। अगर इसको पहचानना है, देखो चिपकली होगी ना तो वहां पे कोई एनिमल एटलीस्ट हो सकता है, लेकिन ये बंदे के अलावा ट्री के ऊपर अगर आपको कुछ भी नहीं मिले ना, तो आपको ये जान लेना है कि ये नमूना कैमलियन ही है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में वहां पे और कोई दिखेगा नहीं, ठीक है ना। फिर से देखते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, एकदम छोटा होगा। लिजार्ड जैसे, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ही हैजंट ईयर्स, उसको एक तो कान नहीं है, उसको विंग भी नहीं है ना, एंड नॉट अ सिंगल विंग। और उसके अलावा अगर आपको पेड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो जान लो कि वो क्या है, आपके लिए कैमलियन है, ठीक है ना। कैरोलिन वेल्स का ये वाला भी पोएम हमारा हो गया। हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ठीक 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 ठीक। हियर वी हैव अ बॉइल्ड पोएम फॉर यू, है ना, जिनको लिखा है जॉन बैरीमैन ने, एक बच्चे के ऊपर है। अच्छी है, क्यों अच्छी है, आपको कुछ सिखाना चाहती है। जैसे हम कभी कभी नहीं चीज़ों को लेके, किसी व्यक्ति को लेके मतलब ऐसे अटैच्ड हो जाता है,
और फिर हम दुखी हो जाते हैं, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर टेम्पररी फॉर अस। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति हमारी लाइफ में टेम्पररी है। और ऐसा सोचो आप खुद परमानेंट हो, भाई हम भी टेम्पररी नहीं है। देखो, जब तक हम हैं तब तक सब कुछ है, तो जब तक आप हो तब तक सब कुछ परमानेंट ही परमानेंट है। किसी व्यक्ति के पीछे, किसी चीज़ के पीछे इतना वक्त मत गुजारो, खुद को प्रायोरिटी दो। और अटैचमेंट सबसे गलत चीज़ है। अगर जैसे मैं हिंदू हूँ तो हमारी बुक होती है गीता। गीता में और श्री कृष्ण को हम बड़े मानते हैं, हमें श्री कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं आज की मॉडर्न एज में, है ना, क्योंकि राम जैसा बनना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है ना। और फिर श्री कृष्ण के बारे में तो हम क्या ही कहें। श्री कृष्ण को हमने पूर्ण पुरुषोत्तम बोला है, श्री राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम बोला है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में सबसे उत्तम, उनके जैसा कोई नहीं। तो मर्यादा में श्री राम जैसा कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो उनके लिए, खुद के लिए भी, श्री विष्णु के लिए पॉसिबल नहीं था दूसरी बार ऐसा बनना, क्योंकि श्री राम है। और श्री राम ने जितनी मर्यादा रखी इसीलिए उन्होंने दूसरा जन्म लिया, श्री कृष्ण बने, है ना। और पूर्ण पुरुषोत्तम, दुनिया को दिखाया कि छोड़ना क्या चीज़ है। श्री कृष्ण ने हमें इतनी चीज़ें सिखाई, हमें बोला अटैचमेंट मत रखो। वो पूरी लाइफ में मतलब चीज़ों को छोड़ते ही गए एंड विदाउट मतलब दुख जताया भी नहीं। छोड़ना अगर आपको आ जाए ना तो आपसे महान कोई नहीं हो सकता। तो ये उसी लाइन के ऊपर एक पोएम है, द बॉल पोएम। यहाँ पे एक लड़का है, उससे एक हार्बर, मतलब हार्बर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो बंदरगाह जैसा समझो, जहाँ पे पानी भी था। तो हार्बर यहाँ पे एक वर्ड आएगा, हम आते हैं उसके ऊपर, कहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी आएगा मिल लेंगे उसको, ठीक है ना। लाइन है हार्बर, स्टैंजा 2 बीच में आएगा मेरे हिसाब से, ये रहा हार्बर, ठीक है। तो बंदरगाह बोल दो उसको, पानी में गिर जा रहा है उसका बॉल, घूम जा रहा है बच्चे का। तो बच्चा, वैसे ये बच्चा पोएट खुद नहीं है, पोएम लिखी है जॉन बर्नार्ड ने लिखी है, बैरीमैन ने लिखी है, सॉरी, जॉन बैरीमैन ने पोएम लिखी है, ठीक है ना। तो जॉन बैरीमैन खुद नहीं है, वो एक बच्चे को देख रहे हैं जिसका बॉल गिर गया, दुखी है बेचारा, हद से ज़्यादा दुखी है। एट द सेम टाइम उसके पास दूसरे भी बॉल आ सकते, बॉल की कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बॉल से उसको इतना अटैचमेंट हो जाता है, दुखी है। फिर पोएट जॉन बैरीमैन ये भी नहीं चाहते कि उसको डिस्टर्ब करे, उसको दुखी रहने देना चाहते, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम क्या किसी को भी ऐसे डिस्टर्ब करा करते हैं। किसी बंदे को दुखी होना है तो दुखी होने दो ना, वो उसका फंडामेंटल राइट है। उसको अगर आप डिस्टर्ब करोगे, बोलोगे ए व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, इट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे दुखी होना है अभी, तो वो इंसान को धीरे धीरे फिर पता चलता है कि यार ये तो एक डाइम का था, डाइम मतलब 10 सेंट का। और संसार में हमारा सबसे बड़ा, बच्चे को एहसास होता है कि हम अटैच्ड हो जाते हैं, और हम तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं, है ना, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ह्यूमंस की बातें कर रहे हैं। बच्चे को भी एहसास होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है काइंड ऑफ। और फिर उसको एहसास होता है कि हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, और थोड़ा मैच्योर होने की बातें करता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है, आपके बुक में भी लिखा है एपिस्टेमोलॉजी का मतलब आपको ज्ञान आना। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या, ज्ञान आना। आपकी बुक में लिखा है एपिस्टेमोलॉजी मतलब द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज, इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड और टू नो। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। मतलब कि एपिस्टेमोलॉजी मतलब आत्मज्ञान हुआ, उसको नॉलेज आया, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। अच्छा वाला वर्ड है। डेस्परेट मतलब होपलेस है, ठीक है। देखते हम, प्रयत्न करते हैं, पोएट ने इसको जैसे निभाया है वैसे निभाने की कोशिश करते हैं। जो पहले वाले 4 लाइन है, ठीक है ना, उसमें कुछ मेरे हिसाब से नए वर्ड्स नहीं है उसका। द बॉल पोएम, अ बॉय लॉसेस अ बॉल, अपना बॉल गवा देता है। ही इज वेरी अपसेट, हद से ज्यादा अपसेट है, दुखी है बेचारा। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, महंगा नहीं होता है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, दूसरा बॉल लाना भी मतलब कोई मुश्किल बात नहीं होती है। हम अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ बॉल की बात नहीं कर रहे। हमें जब जब भी अटैचमेंट हो जाता है ना, हम समझते हैं दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आगे बढ़ो, है ना। इट इज एब्सोल्यूटली नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन फाइंड अदर ऑप्शंस फॉर द सेम, यस, अदर ऑप्शंस। Why then is the boy so upset?
क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर बॉल से अटैचमेंट था। हाँ, अटैचमेंट होता है तब दर्द होता है, लेकिन मूव ऑन, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, उसको क्या लगता है, उसने क्या गवाया है, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। हमने आगे भी बोला ना, हमें हारना है, मतलब इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू आर गोइंग टू लूज समथिंग, इट्स ओके, डोंट गो फॉर, मतलब ऑलवेज ऐसे जिद मत करो। व्हाट इज द बॉय नाउ, धीरे धीरे हम आ जाएंगे लाइन के ऊपर। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, है ना। क्वेश्चन पूछा, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पोएट बड़ा स्मार्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, स्मार्ट बन रहा है, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने देखा कि वो जो बॉल है, यहां से पहले यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। हम एक्चुअली ये जो पोएट है जॉन बैरीमैन है, उन्होंने क्या देखा, आई सॉ इट गो, किसको, बॉल को जाते हुए देखा। कैसे, हैप्पीली, बॉल खुश था, देखो यही मतलब। मैरीली बाउंसिंग, बॉल बड़ा खुश था, खुश होते होते, बाउंस होते होते जा रहा था। डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट होता है ना। व्हाट इज द स्ट्रीट, जैसे यहाँ पे सब कुछ घर बर है, ये घर है गोल गोल, ये स्ट्रीट है, यहाँ पे भी गोल गोल, ये सब घर है, ये बीच में जो रास्ता पड़ता है उसको स्ट्रीट बोल दो। तो मैरीली बाउंसिंग, ऐसे कूदते कूदते जा रहा था बॉल, है ना, बॉल कूदते कूदते जा रहा था डाउन द स्ट्रीट, एंड देन मैरीली ओवर, खुशी से पानी में गिर गया। तो यार जॉन बैरीमैन, एक तो बच्चा दुखी है, उसको ज्यादा दुखी करना चाहते हैं यहाँ पे, वैसे उनको कुछ बताया नहीं, लेकिन क्या बोल रहे, मैंने देखा, मैंने कुछ जाते हुए देखा। वो जो जाते हुए देखा वो बॉल था, जो बॉल था वो बहुत खुशी से कूद रहा था, फुदक रहा था। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कूदक रहा था, फुदक रहा था। एंड देन, बहुत खुशी से पानी में फुदक गया। क्या बोला, बहुत खुशी से पानी में फुदक गया। लेकिन यहां पे हमारे पहले दो लाइन तो रह गए स्टैंजा के, उसमें क्या था, अब ये सब हुआ, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का जो है वो क्या करेगा, वो जो लड़के ने, वो हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल गवा दिया है। व्हाट इज ही टू डू, वो कुल मिला के करने वाला क्या है। तो ये जो पोएम है, पोएट है जॉन बैरीमैन, कुल मिला के पहली 4 लाइन में वो जो बेचारा लड़का है उसकी ले रहे हैं, है ना। एक तो बॉल खुश है ऐसा बता रहा है, उसको उस बॉल से अटैचमेंट था, समझो क्या बताना चाहते हैं, उस बॉल को अटैचमेंट था। लेकिन देखो फीलिंग्स को समझो, जॉन बैरीमैन क्या बताना चाहते हैं, वो जो बॉल जा रहा है ना, वो बॉल जाते जाते खुश था। हमेशा जो आपकी लाइफ से जाता है ना, या व्यक्ति है या कुछ होता है, कोई भी होता है, तो वो खुश होता है, वो ये बताना चाहते हैं। ये कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं लिखा है, ये जॉन बैरीमैन का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको समझना है कि वो बॉल जाते जाते कैसा था, खुशी था। आप ऐसा सोचते हो अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो वो दर्द में है, ऐसा मत समझो, वो आपको ज़्यादा दर्द देता है। ऐसा समझो अगर कोई आपको छोड़ के खुश है तो आप भी खुश हो जाओ, इट्स ओके। हमारा रिश्ता इधर तक था, अभी हम पॉइंट में आ रहे हैं। क्या समझाया इन्होंने बॉल को, बॉल खुश है ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं, अटैचमेंट की। लड़का दुखी है लेकिन बॉल कैसा है, खुश है, फुदक फुदक के कूद के जा रहा है, पानी में जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पानी उसकी डेस्टिनी थी, उसको पानी से मिलना था। आप समझ रहे हो ना। अब ये पोएम जले हुए पे नमक छिड़ा है। व्हाट इज द बॉय नाउ, क्या कर रहा है बॉय, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो अपना बॉल गवा के बैठा है, जिसको उस बॉल से हद से ज्यादा अनंत प्रेम था, अटैचमेंट था। व्हाट ही इज टू डू, क्या करेगा, क्या सुसाइड करेगा, मर जाएगा, डिप्रेशन में दवाइयां लेगा, क्या करेगा। ये जानने के लिए देखिए, अभी ही देखिए। आपको क्या लगा, अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि सास भी कबूतरी थी, अगला वाला थोड़ा ना एपिसोड आएगा। हम तो एक ही एपिसोड में काम करते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, है ना।
ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। वेल, ठीक है ना। अब हमें यहां में कहां तक पढ़ना है, ठीक है ना। हिज बॉल इधर तक पढ़ेंगे, इधर तक पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे। और ये जो पोएट है जॉन बैरीमैन है, वो क्या बोलना चाहते हैं, अभी भी उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, क्योंकि उसका फेवरेट बॉल गया है। आप है ना, आत्मा को समझ रहे हो ना, है ना। नो यूज टू से, ये वहां पे जाके वो बच्चे को, है ना, वो चिंटू का बॉल गिर गया है, नाम है नहीं, आप लिखना मत, पर चिंटू था। जॉन बैरीमैन ने पर्सनली कॉल करके बताया था, चिंटू का जो बॉल गिर गया है, उसको ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। बोलते हैं ना, कोई मतलब नहीं है इसको कुछ बोलने का, है ना। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे यार इतने सारे बॉल है, ले लेना। हम भी पता है ऐसी एडवाइस काफी सारे बात हमारे फ्रेंड्स को देते रहते हैं, यार हम बोल नहीं सकते, ठीक समझ रहे हो ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। नो यूज टू से, अरे यार कितने सारे बॉल है यार, है ना। और ये जो बॉल, उसका पसंदीदा बॉल जो घूम गया है, उसकी वजह से एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ऐसे ग्रीफ मतलब दुख, ऐसे भयानक दुख, एकदम भयानक दुख उसके ऊपर छा गया है, उसको फिक्स कर चुका है। ऐसे आपने देखा होगा किसी दुखी आत्मा तो ऐसे स्टेयरिंग कर, ऐसे पनौती जैसे बैठे होते ना, मैं बोलूं भाई साहब, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, वो लड़के के ऊपर दुख का साया छा चुका है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, एकदम टट्टार खड़ा है, रिजिड मैं बॉय, ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन ऐसे नीचे देख रहा है और कांप भी रहा है, समझ रहे हो आप। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसकी जवानी के सभी दिन भी ऐसे बर्बाद हो गए जैसे उसका बॉल चला गया। अब समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं। हमारा जो पोएट है वो यहां से नो यूज टू से यहां तक हमें क्या समझाना चाहता है पता है, ठीक है ना, कि द पोएट डजंट वांट टू कंसोल द बॉय। कंसल मतलब यहां पे वो उसको मतलब बिल्कुल भी सांत्वना देने के मूड में नहीं है। नो यूज टू से, क्यों हम उसको सांत्वना दे, ठीक है ना, है ना। वो बॉय को कुछ भी बोलने वाला नहीं है, और वो उसको क्या बोले, इसकी कोई कीमत नहीं है, तेरे को दूसरा बॉल मिल जाएगा, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड वो कैसे खड़ा है, उसको दुख है, बराबर है, हद से ज्यादा दुख है, ठीक है ना। और इसकी वजह से उसके चाइल्डहुड के दिन, देखो हमारी लाइफ में भी ऐसे जब इवेंट्स आ जाते हैं ना, हम हमारे दिन बर्बाद करते हैं ऐसे दुखी आत्मा की तरह, तो यार ऐसा मत करो। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, वो जो बंदरगाह में उसकी वो बॉल के साथ अपनी आधी जिंदगी मतलब बर्बाद हो गई, ऐसा वो सोच रहा है, समझ रहे हो ना। एंड आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसकी लाइफ में, मतलब ये जो जॉन बैरीमैन है वो ऐसा बोलना चाहते हैं, मैं उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अ डाइम मतलब 10 सेंट, अनदर बॉल इज वर्थलेस, ठीक है ना। ऐसा बोलूं कि 10 सेंट का बॉल आता है, ऐसा बोलना भी वर्थलेस है, क्यों, क्योंकि वो साइको हो चुका है, अभी डिप्रेशन में है, एक बॉल से अटैच हो चुका है, उससे प्यार हो चुका है उसको। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, लेकिन अभी वो जो लड़का है उसको पता चला, पोजेशंस मतलब देखो, वी वांट टू पोजेस, जैसे देखो मेरे पास आईफोन है ना, ये पोजेशन हो गया, हम दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। मेरे पास, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास चिप्स है, मेरे पास बुक्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास बोर्ड है, द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है, वहां पे उसने शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा एहसास हो रहा है, ये यार ये तो सब मतलब मीनिंगलेस है, वो बॉल से मेरे को इतना प्यार हो गया, वो चला गया। ही स्टार्टिंग टू रियलाइज, है ना, क्या हो रहा है यहां पे, ये बॉल चला गया, और यहां पे जो लेखक है जॉन बैरीमैन है, राइटर है, पोएट है, वो मतलब ऐसे ही बेचारे को मतलब ऐसे सांत्वना देने भी नहीं जा रहे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब है हस्तक्षेप करना, उसकी हरी नहीं करना, शांति से उसको रहने देना, ठीक है ना, इंटरवीन। और वो उनको ऐसा भी नहीं बोलना चाहते, ये जो लाइन है ना,
कि यार ये बॉल की कीमत क्या है, वर्थलेस है, नया आ जाएगा, 10 सेंट का तो बॉल है, ये वो उसको ऐसा नहीं कहना चाहते। ना हुई सेंसिस, वो अब लड़का है, उसको ऐसा लग रहा है, पोएट को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ सेंस आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ आ गया है। ये जो दुनिया है वो पोजीशंस की होती है, हम अटैच हो जाता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो बच्चे को अभी एहसास हो रहा है, क्या हो रहा है कि लोग बॉल तो खरीदते रहेंगे, हम हमारी लाइफ को भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं, दैट पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदेंगे और जितने भी बॉल खरीदेंगे हमेशा हर एक बॉल गंवाना ही है, लॉस्ट ही होगा। देखो एक उसको नॉलेज आ रहा है, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइस अ बॉल बैक, और वापस वो बॉल कोई खरीदता नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहर की चीज है। ही इज लर्निंग, वो समझ रहा है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, उसकी जो ये आंखें थी, मतलब जो डेस्परेट थी, उसको वो बॉल चाहिए था, लेकिन वो सब चीजें समझने के लिए कोशिश कर रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, उसको पता है, नॉलेज ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब क्या, हम यहां पे सब कुछ हारने के लिए आए हैं। वी आर नॉट ओवर हियर टू मतलब अचीव एनीथिंग और टू विन एनीथिंग। हम जब पैदा होते हैं, है ना, फ्रॉम अ क्रेडल टू ग्रेव, हम हमेशा सब कुछ हारते रहते हैं। हम जब पैदा होते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारा बचपन हारते हैं, उससे बड़े होते हैं तो हम हमारा यंगहुड हारते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी जो मैच्योरिटी होती है, हमारी 30s के एज होती है, उसको हम हारते हैं। तो धीरे धीरे हम सब कुछ छोड़ते जाते हैं, फिर आखिरी में हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। तो फ्रॉम अ क्रेडल टू ग्रेव हमें सब कुछ छोड़ना है। उसको ज्ञान हो रहा है द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, कि हाँ हम यहाँ पे कुछ भी जीतने नहीं आए हैं, और अगर जिसको हारना आता है, इफ यू कैन लर्न टू लूज लॉस, तो फिर आप जीतने के लिए काबिल हो। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे आपको मतलब लड़ना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये लड़के ने आज वो सीखा जो हर एक एजेड इंसान, मैच्योर इंसान सीखता है, कि हाँ हमें एक बार चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें लाइफ में ऐसे यू टर्न मारना पड़ेगा। हम यहाँ पे होते हैं एंड वी डोंट वांट टू मेक अ यू टर्न, हमें यू टर्न मारना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हर एक इंसान एक दिन तो उसे पता चल ही जाता है कि उसके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या था। कभी कभी हम गलत फालतू चीज़ों के लिए हमारा हद से ज़्यादा वक्त खराब कर लेते हैं, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। तो ये जो जॉन बेरीमैन थे, वो कुल मिला के हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो है लॉस की, इन्होंने भी शायद गीता पढ़ी होगी, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा, तब जाके उन्होंने एक बॉल पोएम लिखी। बॉल पोएम आपको कुल मिला के ये हारने का महिमा सिखा रही है, दैट इट इज़ मोर देन ओके टू लूज एनीथिंग। यस, इट इज़ मोर देन ओके टू लूज एनीथिंग। थैंक्स जॉन बेरीमैन। हमारे श्री कृष्ण की गीता को फॉलो करने के लिए हम नेक्स्ट पोएम पे आगे बढ़ते हैं। अमांडा थोड़ी सी गांडा है। अमांडा कैसी है? थोड़ी सी गांडा है। रॉबिन क्लेन ने लिखा है, वो भी बढ़िया है। देखो यहाँ पे एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और सी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड टू नॉट टू डू एनीथिंग और अनदर, वन थिंग और अनदर। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, आपकी फ्रीडम को भी काटा गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। बढ़िया बात है। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पैड्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टांजास, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। बढ़िया है। ये पैराग्राफ उसकी मम्मी बोल रही है, स्टांजा बोल दो। ये वो फैंटेसी में चली गई है इसलिए ब्रैकेट में है। अपने हिसाब से कुछ सोच रही है, कुछ भी सोच रही है, मतलब कुछ नहीं, कुछ भी सोच रही है। उसको मतलब देखो तो क्या क्या ही बन जाना है, समझ रहे हो। फिर वापस उसकी मम्मी उसको कुछ बोल रही है, वापस वो कुछ सोच में चली गई, ब्रैकेट में है, कुछ भी सोच रही है मतलब, है ना। वापस उसकी मम्मी उसको टोक रही है, वापस वो कुछ ऐसे करके सोच रही है, ऐसे ही सोच, कुछ भी सोच रही है। वापस आखिरी में उसकी मम्मी उसको कुछ बोल रही है। इस पैराग्राफ में एंड लैंग्विड वर्ड आएगा, रिलैक्स आएगा। लैंग्विड का मतलब क्या होगा, है ना, लैंग्विड होगा मतलब एक्चुअली शांत होना चाहिए। ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग स्लोली, पैटर्न सबको पता है। अगेन ट्रांक्विल मतलब ये भी काम है, ये भी काम है।
चलो ठीक है, वी आर इन फॉर अ सरप्राइज, ऐसा मिस्टर किनो ने बोला है हमें। वो इज़ द राइटर ऑफ दिस, रॉबिन क्लीन ने लिखा है, वो भी बढ़िया है, चलेगा, ठीक है। यप, देखो यहाँ पे उसकी मम्मी उसको नैगिंग कर रही है, मतलब ऐसे घड़ी घड़ी बात पे टॉन्ट मार रही है कि ये मत कर, वो मत कर, क्या क्या बोल रही है देखो। डोंट बाइट योर नेल्स, हाँ सबकी मम्मियाँ बोलती है ऐसे, मतलब, और ये तो अमांडा तो लड़की है ना, और इंडिया में लड़कियों तो को तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऐसे। क्या कर रही है, नेल खा रही है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, मतलब हम पता है कभी ऐसे शोल्डर झुका के ऐसे खड़े रहते हैं ना, तो उसकी मम्मी बोल रही है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। कभी कभी हम झुक के काम करते रहते हो ना, ऐसे झुक के काम कर रहे होते पता है, तो बोल रहे स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे झुक कर काम करना बंद कर और सीधी बैठ अमांडा। देखो मम्मी क्या क्या बोल रही है, मतलब ऐसे टॉन्टी मार रही है। अमांडा इज फेड अप। अमांडा को क्या बोला, डोंट बाइट योर नेल्स बेबी, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, बिल्कुल भी नहीं, एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुक मत तू, एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, नो नो बिल्कुल भी नहीं। नाउ ये दीदी, अमांडा दीदी है, ऐसे मम्मी ऐसे चैटर बॉक्स की तरह टा 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 कर रही है, तो अमांडा कंटाल गई। अब अमांडा कुछ ऐसे अपनी सोच में चली गई, कहां पे घुस गई देखो, देयर इज अ लैंग्विड, मतलब एकदम शांत है, शांत एकदम काम है ना। एमराल्ड पता है, एक काइंड ऑफ हीरे, ग्रीन कलर का ऐसे मोती जैसा होता है, एमराल्ड सी है, मतलब ग्रीन है एकदम सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, मतलब अमांडा, अमांडा अकेली रह रही है, एक आइलैंड है जिसके, अभी आइलैंड है तो उसके आजू बाजू समुद्र है, जो खुद एक शांत है और हरे रंग का है, और वहां पे एक मैं ही हूं जो मैं मरमेड हूं, और मरमेड की तरह मैं ऐसे मतलब लहरा रही हूं, बलखा रही हूं, है ना। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब कि मस्ती से घूमना, आनंद में रहना। ब्लिसफुली मतलब आनंद में रहना, ड्रिफ्टिंग मतलब ऐसे ऐसे ड्रिफ्टिंग करना, तो ब्लिसफुली मतलब आनंद, हैप्पीली, हैप्पीली बोल दो, हैप्पीली वो मजे ले रही है, ठीक है ना। तो देखो पहले जो दो स्टांजा है वो हमें क्या बता के गए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब ये ऊहू सुन के इसका सटक गया है ना, ऐसे बैठे बैठे कहीं पे भी खो गई। वो क्या बोलना चाहती है, ऐसे सोच रही है, अरे यार ये मम्मी मगज की नस खींच रही है, इसकी जगह काश में एक ऐसे आइलैंड पे होती है ना, जिसके आजू बाजू शांत समुद्र है, ग्रीन है, जो भी एमराल्ड सी है, और वहाँ पे मैं अकेली रह रही हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, एंड आई एम ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब एक मरमेड की तरह, ब्लिसफुली मतलब आनंद से मैं से बह रही हूँ, मैं से तैर रही हूँ, मैं मजे कर रही हूँ। अब समझ रहे हो ना कैसा हो रहा है, कोई डाउट है नहीं है। अब देखो हमें नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर जाना है। वापस उसकी मम्मी आ गई। कौन आ गया वापस, अमांडा की मम्मी आ गई। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तूने तेरा काम किया, होमवर्क किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, तूने तेरा रूम साफ किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने तुझे ऐसा बोला नहीं था कि तुझे तेरे शूज भी साफ करने हैं अमांडा, कुछ भी सुनती नहीं है। ठीक है, वापस देखो मम्मी ने ऐसे कचकच शुरू करी ना, वापस ही घूमने चली गई है ना। यार इससे अच्छा तो मैं अनाथ ही हो जाती। क्या बोला, अब तो मेरे को मम्मी नहीं चाहिए, पापा भी नहीं चाहिए, मैं तो एक ऑर्फन हूं, मैं एक अनाथ हूं। और भाई अनाथ लोग लड़के कैसे होते पता है ना, स्ट्रीट के अंदर ऐसे ही वेल्ले ही घूम रहे है ना। काश मैं अनाथ हूं, और मैं अनाथ हूं, ऐसे तो प्रिडिक्ट ही कर लिया ऐसे मन में, अब तो मैं अनाथ हो गई हूं, वैसे घूम रही हूं, स्ट्रीट में घूम रही हूं। अब आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बैरफुट, वो जो रेत होती है ना, रेत या तो सॉफ्ट डस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसके ऊपर मैं पैटर्न बना रही हूं, किससे,
मेरे हर्स्ट बेयर फिश से, है ना, मेरे जो बेयर फीट है उससे मैं मस्त मस्त पैटर्न बना रही हूं। आप समझ रहे हो वो क्या क्या सोच रही है। इसको चुपचाप बोल दो, चुपचाप नंगे पांव से वो ऐसे पैटर्न बना रही है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उसको, चुपचाप, एकदम चुपचाप, मम्मी बकबक नहीं कर रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, चुपचाप बना रही है ना, मम्मी की कचकच है ही नहीं। और ये जो मम्मी की कचकच के अलावा जो फ्रीडम है वो बहुत ही बढ़िया है। यहां पे क्या हो गया, ये दो स्टैंजा में, जहां पे पहले तो उसकी मम्मी उसको बोल रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, बोला था ना मैंने तुझे, और तुझे ऐसा नहीं लगता मैंने तुझे तेरे शूज भी साफ करने के लिए बोला था, है ना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अमांडा बहुत बिगड़ गई है तू। अब इतनी सारी बातें सुन के अमांडा का सटक गया। अब तो इसको मम्मी भी नहीं चाहिए, पापा भी नहीं चाहिए। क्या बोलती है, अब तो मैं ऑर्फन हूं, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन लोग कहां पे घूमते हैं, रोमिंग द स्ट्रीट। और आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, वो रेत के ऊपर पैटर्न बना रही है ना, विथ माई हर्स्ट बेयर फिट। द साइलेंस बहुत अच्छी है, जैसे सोने जैसी है, और फ्रीडम की तो क्या ही बात करें, मतलब मजा ही आ रहा है अभी, ठीक है ना। अब आगे के दो स्टैंजा जहां पे मम्मी, वैसे है ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा शायद छोटा करना पड़ेगा, तब जाके मम्मी और अमांडा दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे, ओ वापस मम्मी आ गई। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। अमांडा, एक्ने का तो सोचो थोड़ा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांडा, जब मैं तेरे से बात कर रही हूं तो मेरे सामने नहीं देख सकती, क्या एटीट्यूड है ये, बेटा। डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब ये सब सोचने के बाद अभी ये तो इसका ज्यादा छटक गया। अब ये तो क्या ही बन गई, देखो ये जो है ना रैपुंजल एक कैरेक्टर है, फेरी कैरेक्टर है, अब परी जैसा है, समझ रहे हो। इसको आप डिज्नी का कैरेक्टर है, डिज्नी सबको पता है ना, गूगल पर जाके देख सकते हो इसका फोटो। तो ये अपने आप को मतलब ऐसे रैपुंजल ही बताना चाहती है, आई हैव नॉट अ केयर, है ना। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, एकदम शांत होती है, ट्रैंक्विल वर्ड आपके नीचे भी है, और रेयर होती है, ऐसे थोड़ी ना टावर के ऊपर कोई रह सकता है, ठीक है ना। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, लेकिन ये जो रैपुंजल है ना, उसके जो हेयर है वो ऐसे ही लहरा रही है, बलखा रही है, लेकिन ये क्या बोलना चाहती है, एटलीस्ट मैं एक काम यहाँ पे नहीं करूंगी, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, जो मेरे बाल है ना उसको तो मैं ऐसे गिरने नहीं ही दूंगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के खुश है बेचारी, क्योंकि वो रैपुंजल बन चुकी है ना, और तगड़ा सोचती है, ठीक है ना, इसको किसी की भी पड़ी नहीं है, ठीक है ना। क्या बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, याद रखो अमांडा, एंड विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तब जाके ये क्या सोचती है, अपने ख्यालों में है, ब्रैकेट में है, आई एम, अब तो मैं रैपुंजल ही बन गई, है ना, एंड आई हैव नॉट अ केयर, मेरे को किसी की पड़ी रही है, सब भाड़ में जाए। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल एकदम शांत होगा, है ना, और एकदम रेयर लाइफ होगा, बट फिर भी मैं मेरे बाल तो नहीं खोलूंगी, मैं थोड़ी तो जिद्दी हुई, क्योंकि मैं मेरी मम्मी की लड़की हूं, ठीक है ना। अब इसको ज्यादा मतलब बुरा लगा, ठीक है ना, कि यार ये सुनती नहीं है। वो क्या बोलती है, यार स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मतलब ऐसे दुखी रहते हैं ना, सल्किंग। तो मुझे ये नहीं पता चला कि ये जो बुक बनाने वाला है, वैसे बुक की खामी निकालना मेरी आदत नहीं है, बिकॉज अगर मेरे को बुक में खामी लगती है तो मेरे को इतना लायक बनना पड़े कि वहां पे जाके मैं बुक को चेंज कर दूं, लेकिन इसका मतलब निकाल सकते हो। तो ये बच्चों को इतना मतलब, सल्किंग मतलब वो दुखी रहते हैं ना, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, जो बच्चे दुखी रहते हैं, नाखुश रहते हैं, फिर स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, इस तरह से दुखी रहना बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा तू मूडी रहती है, और तुझे ऐसे कोई देखेगा तो क्या समझेगा कि मैं तेरे को ताने मारती हूं। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, मैं तुझे ताने मार रही हूं, आई टॉन्टेड यू। अमांडा क्या बोलती है दीदी, है ना, ये हाँ रॉबर्ट क्लेन ने लिखा था, बहुत रिलेटेबल है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ऐसे तू दुखी नहीं रह सकती अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तू हमेशा ऐसी क्यों रहती है अमांडा। और
तेरे को ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं कंटिन्यूअसली तुझे नेक करती हूं ना अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू अमांडा, प्लीज डोंट डू दैट अमांडा, है ना। सो ये था आपका अमांडा, ठीक है ना ब्रो। द ट्रीज, एड्रियन रिच ने लिखा है ये ट्रीज के बारे में, और अच्छा प्रेजेंटेशन है। नाम हम लिख दे, नीचे आएगा नाम ADRIENNE, एड्रियन रिच, ठीक है ना। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, वेयर देयर आर ट्रीज इन दिस पोएम, वेयर डू दे डू, कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रीज के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में अच्छी सी पोएम लिखी है, पढ़ लेते हैं। अमांडा तो हमारा तगड़ा गया, अच्छा गया। 4 स्टैंजा है यहाँ पे। क्या बोलना चाहते, ट्रीज है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब के कोई घर है, शायद ग्लास वाला घर है, वो अंदर जो ट्रीज है वो जंगल की तरफ भागना चाह रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया आ जाएगा, मैं भी आपको आइडिया दे दूंगा, नो वरी सेट ऑफ। द फॉरेस्ट, अब देखो इस लाइन से हम थोड़ा अलग निकलना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, इन दिनों जंगल जो था वो पूरा का पूरा खाली था। जहां पे अगर खाली था तो बर्ड्स को बैठने के लिए क्या कोई ट्रीज होगा ना, बर्ड्स भी कहीं पे बैठ नहीं सकते थे। इंसेक्ट, क्या कोई कीड़ा हाइड कर सकता था, क्योंकि जहां पे ट्री ही नहीं है तो वो कीड़े कहां पे हाइड करेंगे, तो कीड़ों को छुपने के लिए भी नहीं है। फिर जो सन की रेस होती है, स्कॉर्चिंग सन के रेस होती है, उनको भी शांत होना है, तो नो सन बरी, ब्यूरी बोल दो, बरी बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, प्रोनाउंसिएशन चेंजेस पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। काफी सारे लोग तो अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन, इसको भी सुन बोलते हैं, ठीक है। बरी इट्स फीड इन द, मतलब छुपाना, ब्यूरी मतलब क्या, छुपाना। इट्स फीड इन द शैडो, मतलब कि जो ट्रीज है उसके शैडो में वो अपने आप को भी छुपाना चाहे, रेस अपने आप को छुपाना चाहे, ऐसा भी नहीं हो सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, तो ये वो बात हो गई 4 लाइन में कि जहां पे फॉरेस्ट खाली था, लेकिन अब घर से निकल के, ग्लास के घर से निकल के ये ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट में जा रहा है। नाउ द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कल सुबह तक पूरे जंगल में हर जगह पे, और एक्चुअली जंगल किसको बोलते हैं, जो ट्री से भरा हुआ होता है उसी को जंगल बोलते हैं, और ट्री नहीं है तो फिर जंगल भी कहेगा। तो अभी जो इन दिनों जंगल पूरा खाली था, कल सुबह तक वहां पे ट्रीज ही ट्रीज होंगे। हम आगे जाते हैं, हम इसको रिपीट भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, क्यों, मतलब उसको ग्लास के डोर से निकल के, ग्लास के घर से निकल से बाहर जाना है, ठीक है ना। तो रूट्स है अपना काम कर रहे, पूरी रात काम कर रहे, क्योंकि ये जो घर में है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको बाहर निकल के जंगल तक जाना है। तो इनके रूट्स है वो अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, रूट्स क्यों काम कर रहे हैं, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, यहां से जुड़े हुए हैं, जो घर के अंदर जुड़े हुए हैं, वहां से उसको तोड़ के उनको बाहर निकलना है। डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर, आपको पता है ना जो वरंडा होता है, वरंडा ऐसे वरंडा है, ठीक है ना, तो उनके यहां से बीच में से क्रैक से निकल के बाहर आते हैं। लाइक दैट एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, हमें बता रही है कि वो घर से निकल के जंगल में जाने वाले हैं। तो रूट्स जो है अपने आप को डिसएंगेज करना चाहते, छूटना चाहते हैं, अपने आप को छुटवाना चाहते हैं। कहां से, क्रैक्स, वरंडा फ्लोर के ऊपर जो क्रैक्स है वहां से वो रूट्स बाहर निकलना चाहते हैं। द लीव्स स्ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं वो ग्लास की तरफ भाग रहे हैं अपने आप को। देखो पहले सब लोग अपने आप से दूर जा रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे पत्ते होंगे, वो अपने आप को ऐसे ग्लास डोर, ग्लास का जो ये दीवार है उधर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये रूट्स है जो क्रैक से बाहर आना चाहते हैं, सब अपनी अपनी जगह से बाहर आना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और यहाँ पे जो टहनियां है, स्मॉल ट्विग्स है, वो इतना काम करने के बाद थोड़ी हार्ड हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस सफलिंग अंडर द रूफ, इसकी जो बड़ी बड़ी डालियां है, लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस, वो रूफ के ऊपर ऐसे ऐसे मतलब टहल रही है, मतलब हिल रही है, डूल रही है। क्यों, क्योंकि वो भी बाहर निकलना चाहती है, ठीक है ना। और ये ऐसे टहल रही है जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक, ये ऐसे टहल रही है जैसे कि पता है कोई भी पेशेंट हो ना हॉस्पिटल में 2-3 दिन या 4-5 दिन या 15 दिन है ना,
उसके बाद में उसका डेजिंग थोड़ा हाफ डेज्ड होता है, उसका दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा होता है, डोजिंग अवस्था में होता है दवाइयों के असर से, और वो कैसे हॉस्पिटल से घर पे भागना चाहता है। तो ये सब हो रहा है क्योंकि वो हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है, अरे सॉरी, घर से बाहर जाना चाहते हैं, वो जंगल तक जाना चाहते हैं। और ये सब ऐसे है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, घर पे जाने के लिए, ठीक है ना। नाउ ये जो राइटर है एड्रियन रिच है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरंडा, मैं अंदर ही थी और वरंडा की तरफ दरवाजा खुला था, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और मेरे घर में ये जो जंगल था, स्कार्सली मतलब हार्डली, मैंने हार्डली मेंशन किया, मैं एक लेटर लिख रही थी जिसके अंदर मैंने हार्डली मेंशन किया ये जो डिपार्चर मतलब जो मेरे वहां से जो जंगल था, फॉरेस्ट था, वो जा रहा था, डिपार्चर मतलब जाना, भागना, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, डिपार्चर मतलब फॉरेस्ट मेरे घर से जा रहा था, उसका मैंने लेटर में मेंशन भी नहीं किया। द नाइट इज फ्रेश, एकदम फ्रेश है, होल मून साइंस इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स, और अभी भी क्योंकि अभी भी मेरे घर में है ये जंगल, तो अभी भी इनकी पत्तों की स्मेल आ रही है, एंड लाइकन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और इनके जो पत्तों के हिलने की आवाज भी है मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं। माई हेड इज फुल ऑफ द विस्पर्स ऑफ विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये जो पत्तों की आवाज है वो मेरे दिमाग में मतलब ऐसे अभी घूम रही है, आवाज आ रही है, लेकिन ये सब आवाजें कल सुबह नहीं होगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो वो जो पत्ते थे वो यहां तक आ चुके थे, वो कांच को तोड़ने की अवस्था में है, तो कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड्स इनटू द नाइट, ट्रीज भी आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, पवन आगे आ रही है उनको मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून भी टूटा हुआ है जैसे कि वो मिरर हो। इट्स पीसेस फ्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, और उसके जो टुकड़े हैं वो मतलब ऐसे सबसे कैन बी शाइनिंग थ्रू द टॉप ब्रांच ऑफ द ह्यूज ऑक ट्री, ये जो है एक उसके पीसेस है, वो सबसे बड़ा ऑक ट्री है, उसके अंदर उसके टुकड़े दिख सकते हैं। हम इसको रिपीट करते हैं, हम मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने लिया। एड्रियन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, अमेरिका में पैदा हुई थी इन 1929। शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री एंड हैज बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड अ रेडिकल पोएट। डिसएंगेज देमसेल्व्स, टू सेपरेट देमसेल्व्स, अपने आप को अलग करना। स्ट्रेन मतलब मेक एफर्ट्स टू मूव। बो मतलब ब्रांच, वो हमने ऊपर देखा। सफलिंग मतलब मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ठीक है ना। लाइक एन क्रस्टी पैचेस और बसी ग्रोथ ऑन ट्री ट्रंक्स, बेयर ग्राउंड फाउंड बाय द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा, ठीक है। हम वापस पढ़ते, थोड़ा यूनिक है द ट्रीज, क्या बोलना चाहते हैं। अब आपको ये दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्या हो रहा था। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन buried its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। यहाँ पे कैसा था देखो, ये जो ट्रीज है वो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट, एक पहले कहाँ पे रहते थे, सॉरी, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहते थे। आर्टिफिशियल मतलब वो ग्लास वाला घर ना, ऑल दोस थिंग्स। तो आर्टिफिशियल हैबिटेट से बाहर निकल के वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में जाने वाले हैं। कहाँ पे जाने वाले हैं? द ट्रीज आर कमिंग आउट ऑफ देयर आर्टिफिशियल हैबिटेट, ग्लास हाउसेस, और वहाँ से वो लोग जाएंगे नेचुरल हैबिटेट में। नाउ दे आर मूविंग आउट इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट, जंगल। द फॉरेस्ट हैज़ बीन एम्प्टी, ये जो जंगल था वो अब तक ट्रीज के बिना था, जहाँ पे कोई भी बर्ड्स बैठ नहीं रहा था, ना कोई इंसेक्ट हाइड कर रहा था, ना सूर्य प्रकाश को भी हाइड करने के लिए, छुपने के लिए कुछ था, ठंडा होने के लिए कुछ था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई, कल तक, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से ट्रीज निकलने ही वाले हैं, पहली फुर्सत में निकलने वाले हैं। ऑल नाइट, आपको पता है पूरी रात तक, द होल नाइट द रूट्स ऑफ द ट्रीज हैव बीन स्ट्रगलिंग हार्ड टू कम आउट फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरंडा फ्लोर। ऑल नाइट्स, यहाँ पे अपने आप को, जो वरंडा का फ्लोर है, वरंडा का फ्लोर, यहाँ से रूट्स निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। द लीव्स स्ट्रेन, उसके बाद में क्या लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा है, द लीव्स हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू कम आउट ऑफ द ग्लास हाउस। ये जो ग्लास हाउस से बाहर निकालने के लिए
पत्ते भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर वो स्मॉल ट्विक्स वाला, स्मॉल ब्रांचेस हैव बिकम वेरी हार्ड ड्यू टू देयर ओवरवर्क। ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, उसने कुछ ज़्यादा काम कर लिया है, इसलिए वो कुछ स्टीफ हो गई है। नाउ लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस, यानी लार्ज क्रैम्प ब्रांचेस आर सफलिंग अंडर द रूफ्स एज द न्यूली डिस्चार्ज। यहाँ पे कैसा था, जो लंबी लंबी ब्रांचेस थी वो अपने आप को, वो ब्रांचेस है ना, सफलिंग रूफ, जैसे कि ऐसे कर रही है जैसे कोई नया नया डिस्चार्ज पेशेंट हो, वो अपने आप को क्लिनिक से बाहर निकालने के लिए भाग रहा हो। नाउ ये लेटर क्या कर रहे हैं, दीदी लेटर लिख रहा है। एड्रियन रीच क्या कर रहा है, वो घर के अंदर बैठी हुई है। आई सेट इनसाइड, द पोएटेस है वो घर के अंदर बैठी है ना, और वो क्या कर रही है, द डोर्स ऑफ द रूम ओपन टू द वरांडा। ये जो रूम है इसका जो दरवाजा होता है ना, वो वरांडा की साइड, ऐसे बाहर वरांडा होता है, इधर पे ओपन हो रहा था, ठीक है ना, कोई डाउट है। सी इज राइटिंग लंबे लंबे लेटर्स, एंड दैट लेटर सी डजंट डिस्क्राइब हाउ द फॉरेस्ट, उसके घर से जंगल जा रहा है, स्कार्सली हार्डली मेंशन दैट द जंगल उसके घर से जा रहा है। और नाइट कैसी है, द नाइट इज फ्रेश, द फुल मून इज शाइनिंग इन द स्काई, है ना, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन इज रीचिंग लाइक अ वॉइस इन द रूम। एक आवाज की तरह उसकी स्मेल घूम रही है, जैसे आवाज घूमता है, ठीक है ना। नाउ माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, ये जो आवाज है उसकी वजह से एड्रियन रीच, है ना, द हेड ऑफ द एड्रियन रीच इज इकोइंग विथ विस्पर्स, किसके आवाज आ रहा है, बट ऑल दिस विस्पर्स विल बिकम साइलेंट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह में ये जो पत्ते हैं उनकी आवाज एकदम साइलेंट हो जाएगी। द पोएटिस आस्क अस टू लिसन टू द ब्रेकिंग, पोएटिस क्या बोलती है, सुनो, ये जो ग्लास है वो टूट रहा है ना, ये जो ट्रीज है वो बाहर निकल रहा है, द ग्लास इज ब्रेकिंग एंड द ट्रीज आर स्ट्रगलिंग बट मार्चिंग फॉरवर्ड विक्टोरियसली टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ जीत के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आखिरी वाला, द विंड रश टू मीट, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस नाउ फ्लैश इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, विंड्स ट्रीज को मिलने के लिए आगे बढ़ रही है। द मून हैज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, अलग अलग टुकड़ों में वो टूट गया है, जैसे कि मिरर टूट जाता है। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द ब्रोकन मून कैन बी सीन, क्योंकि वो शीशे टूटे थे, इसीलिए कुछ टुकड़ों में, काफ़ी सारे टुकड़ों में वो ऐसे बहुत सारी जगह पे दिख रहा है। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, ठीक है ना, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक थ्रू द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ह्यूज क्रॉप। कोई डाउट है, अगर आपको मून को साइन हुए देखना है तो एक टॉलेस्ट ऑक के वहाँ से वो क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक दिख जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, वो चलो ठीक है। ये हमारा है फॉग, ऐसे छोटा सा लगता है कभी कभी चीज़ें हमें, ठीक है ना। फॉग जिसको इस यहाँ पे क्या किया है, एक एक्सटेंडेड मेटाफोर की तरह यूज़ किया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फॉग को कैट बता दिया, ठीक है ना, फिर कैट को वापस फॉग पे कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, खतरनाक कामकाज कर दिया। हाँ जी, इसको कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है आपके लिए, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे एक ही वर्ड है, हॉन्चिस। हॉन्चिस मतलब सिटिंग विथ नीस बैंड, आपकी जब नी को आप बैंड करके जब बैठते हो ना, दैट पोजिशन विल बी नोन एज हॉन्च, ठीक है। पहले तो द फॉग कम आया ऑन लिटिल कैट फिट, उसका मतलब क्या, फॉग एकदम साइलेंटली आता है, जैसे कैट आपके घर में घुसती है तो कैसे साइलेंटली आती है। एंड इवन कैट के बारे में तो ऐसा बोला जाता है कि जब कैट दूध पीती है ना, उसको लगता है कोई नहीं दिख रहा है, बट देयर आर पीपल यूज टू सी द सेम। तो कैट के बारे में बात हो रही है, जैसे कैट साइलेंटली आती है वैसे ही द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, मतलब कि बिल्ली की तरह आ रही है फॉग, है ना। नाउ इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, अब कैट वापस फॉग बन जाती है, ठीक है ना। पहले फॉग को कैट बनाया गया, है ना, फिर कैट को वापस फॉग बनाया गया। अ काइंड ऑफ मेटाफोर, एक्सटेंडेड मेटाफोर यूज किया गया यहाँ पे, मेटाफोर। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, हार्बर मतलब आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में हार्बर पढ़ाया था, जहाँ पे शिप से रिलेटेड होता है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं ना, शिप जहाँ पे रखी जाती है। सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस, उसने क्या किया, फॉग के नीचे क्या था, हार्बर भी था, HARBOUR, एक हार्बर भी था, और सिटी भी फॉग के अंडर में था, नीचे था, है ना। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन,
जैसे वो बिल्ली भी नहीं ऐसे आती है हमारे घर में, ऐसे दूध बूध पीती है, धीरे से आती है, थोड़े टाइम रुकती है और उसके बाद में वो कैसे चली जाती है। दैट इज़ वाई इसको हमने नहीं, मिस्टर कार्ल सैंडबर्ग ने एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर यूज़ किया। बराबर है। क्या बोलना चाहती है? फॉग आई, वो आई, बलखाई, ऐसे। वो इसका सॉन्ग था ना, किसका था? मुन्ना भाई MBBS का था। हाँ, फॉग कम्स, द फॉग कम्स। कैसे आई? वो बिल्ली की तरह आई। कैसे आई? कैट, दबे पाँव। कैसे? बिल्ली आती है ना, दबे पाँव आती है। ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब जो बिल्ली के पाँव की तरह, मतलब दबे पाँव आई। नाउ वो क्या किया? इट सिट्स लुकिंग ओवर, मतलब हार्बर के ऊपर, HO, अरे यार ये मेरे दिमाग में HO क्यों घुस रहा है? हार्बर एज वेल एज सिटी के ऊपर छा गई। कौन? फॉग। अब वो ऑन साइलेंट हॉन्चिस, ऐसे मतलब बिल्ली कैसे बैठती है पता है ना, हॉन्चिस के ऊपर ऐसे नीको बैंड करके बैठती है, ऑन साइलेंट हॉन्चिस। एंड देन उसके बाद में देखो, ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चिस, साइलेंट HAUNCHES, ऑन साइलेंट हॉन्चिस आ गई, उसके ऊपर छा गई और उसके बाद में देन मूव्स ऑन, वो चली गई। समझ रहे हो? तो इतनी सी स्टोरी थी आपकी फॉग वाली, बड़ी बढ़िया वाली स्टोरी थी। द फॉग कम्स इन ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब कि बिल्ली की तरह दबे पाँव आई, उसके बाद में वो हार्बर और सिटी के ऊपर छा गई, है ना, यानी अब वापस वो फॉग बन गई और धीरे से चली गई। मतलब फॉग को अच्छे तरीके से समझाया है। क्यों ही समझाया है कार्ल सैंडबर्ग ने? सुबह सुबह में शायद उनका कोई गाड़ी बाड़ी काम नहीं कर रहा होगा, उनको आगे जाना होगा। एंड दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हमने आपके लिए एक साथ में क्योंकि हम एक ही साथ देख सको, हमने 1 से 8 पोएम बनाए और दूसरी एक 9 नंबर की पोएम और 10 नंबर की पोएम है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है ना, वो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि बड़ी पोएम है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, जिसको लिखा है ऑगडेन नेस ने लिखा है, और उसके बाद में भी एक पोएम है, वो भी पोएम है ना, एक सेकेंड। फॉर एन ग्रेगरी, जिसको विलियम बटलर येट्स ने लिखा है, वो भी हम बना देंगे आपके लिए, नो इश्यूज़। ट्राई करते हैं आज शाम को या तो कल तक हो जाएगा। जिनका भी एग्ज़ाम है वो एटलीस्ट इस 8 पोएम को देख के अपने क्वेश्चन आंसर्स कर दे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब।